हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू द चैनल। बच्चों, हम लोग शेयर कैपिटल चैप्टर अपनी वन शॉट रिवीजन सीरीज में कर रहे थे और पिछले दो पार्ट्स के अंदर मैंने आपको चैप्टर ऑलमोस्ट कंप्लीट करवा दिया था। पार्ट वन में मैंने आपको इशू ऑफ शेयर कैपिटल सिखाया था, जिसमें हमने हर तरह से शेयर इशू करने पर क्या एंट्रीज करनी है ये हमने सीखा था। पार्ट टू में मैंने आपको फोर फीचर ऑफ शेयर ऑन द डिफॉल्ट बाय शेयर होल्डर और कैसे उन फोरफीटेड शेयर्स को री इशू करना है नए शेयर होल्डर को, उससे रिलेटेड मैंने क्वेश्चन आपको कराए थे। आज जो पार्ट थ्री और आज जो हमारा ये फाइनल पार्ट होगा शेयर कैपिटल चैप्टर का, इसमें हम दो मेन बातों के बारे में चर्चा करेंगे, जिसमें है कि जर्नल एंट्री के साथ साथ हम कैश बुक कैसे बनाते हैं और एक बैलेंस शीट का एक्सट्रैक्ट सीखेंगे हम, जिसमें हम शेयर होल्डर फंड यानी कि शेयर कैपिटल और रिजर्व एंड सरप्लस को किस तरह से शो करते हैं, डिस्क्लोज करते हैं बैलेंस शीट में, उसके बारे में हम क्वेश्चंस करेंगे। तो चलो शुरू करते हैं। एक क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं आज। एक्स लिमिटेड issued a prospectus inviting applications for 50,000 equity shares। कंपनी 50,000 इक्विटी शेयर इशू करना चाहती है, 10 रुपए का शेयर है और पेबल है 5 ऑन एप्लीकेशन इंक्लूडिंग 2 एस प्रीमियम, यानी कि 10 रुपए का जो शेयर है ये हम 12 में इशू कर रहे हैं। 10 रुपए का शेयर अगर 12 में इशू हो रहा है, पेबल कैसे है 5 एप्लीकेशन पे यानी कि 3+2 इंक्लूडिंग प्रीमियम, 4 ऑन अलॉटमेंट 4 रुपए अलॉटमेंट के हैं और बैलेंस्ड जो पैसा बचा यानी कि 3 रुपए वो हमारे फर्स्ट और फाइनल कॉल के ऊपर है। एप्लीकेशंस आ गई हैं कंपनी के पास 65,000 शेयर्स की। इसका मतलब ओवर सब्सक्रिप्शन का केस है ये। कंपनी 50,000 शेयर इशू करेगी, इससे ज़्यादा कर नहीं सकती, लेकिन कंपनी के पास एप्लीकेशंस आई हैं 65,000 शेयर्स की। एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड ऑन दी 5,000 शेयर्स वाज रिफंडेड। तो क्या बोल रहा है क्वेश्चन कि जो 5,000 शेयर्स हैं उनका पैसा तो आपने रिफंड कर दिया। इसका मतलब जिन्होंने 5,000 शेयर अप्लाई किए थे आपने उनको अलॉटमेंट नहीं दी। एंड अलॉटमेंट वाज मेड ऑन प्रो राटा बेसिस टू द एप्लीकेंट्स ऑफ रिमेनिंग 60,000 शेयर्स। जो 60,000 शेयर जिन्होंने मांगे थे आपने उनको 50,000 शेयर्स दे दिए। ठीक है। The money overpaid on application including premium was adjusted on the sum due on allotment। और कहता है जिनके पैसे एक्स्ट्रा थे वो पैसे हम कहाँ पर यूज कर लेंगे, अलॉटमेंट के अंदर। ऐसा ही बोलता है नॉर्मली क्वेश्चन। फिर बोल रहा है कि एक मिस्टर शर्मा है टू whom 700 shares were allotted failed to pay the allotment money and his shares were forfeited by the directors on his subsequent failure to pay the call money। इसका मतलब मिस्टर शर्मा ने अपने 700 शेयर्स पे अलॉटमेंट और कॉल दोनों पे ही डिफॉल्ट किया होगा, और जब उन्होंने कॉल पर भी डिफॉल्ट कर दिया तो कंपनी ने उनके शेयर्स फॉरफिट कर लिए। कौन है ये, मिस्टर शर्मा। इसका मतलब यहां पर 700 शेयर्स का डिफॉल्ट है और यहां भी 700 शेयर्स का डिफॉल्ट है। अलॉटमेंट पे भी 700 शेयर्स और फर्स्ट कॉल पे भी 700 शेयर्स का डिफॉल्ट हो गया। फिर बोलता है कि सारे के सारे शेयर्स हमने री इशू कर दिए। क्वेश्चन में आपसे जर्नल एंट्री मांगी है और क्वेश्चन में आपसे कैश बुक बनाने को बोला है। कैश बुक अभी हम बाद में सीखेंगे, पहले एक बार फटाफट से हमने जितना सीखा है अभी तक जर्नल एंट्रीज के माध्यम से हम उनको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। लो जी, पहली एंट्री क्या होगी। पहली एंट्री होगी जब कंपनी के पास एप्लीकेशन का पैसा आएगा। एंट्री बनेगी बैंक अकाउंट डेबिट, 65,000 शेयर्स अप्लाई हुए थे और 5 रुपए प्रति शेयर एप्लीकेशन मनी आई थी। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन मनी 65,000 इंटू 5। अमाउंट आप यहां पर लिख लेना। ये जो मैं मल्टीप्लीकेशन कर रहा हूं, नंबर ऑफ शेयर्स मल्टीप्लाइड बाय दी एप्लीकेशन मनी, ये आप करने के बाद जो अपना डेबिट और क्रेडिट का कॉलम है उसमें आप फाइनल अमाउंट्स लिखोगे। फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी या फॉर द सेक ऑफ डूइंग द क्वेश्चन वेरी फास्ट, हम अपनी रिवीजन में इसको मल्टीप्लाई नहीं कर रहे हैं। सेकंड, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट को हम कर देंगे क्लोज, 65,000 इंटू 5। अब 5,000 शेयर्स के तो पैसे वापस कर दिए थे आपने, है ना, उनको तो आपने कुछ भी नहीं दिया था, तो उनके पैसे तो कर दो रिफंड टू बैंक, है ना। 5,000 इंटू 5, ये पैसे तो चले गए वापस। उसके बाद आप शेयर्स अलॉट कितने करोगे, शेयर तो केवल 50,000 ही अलॉट हो सकते हैं, तो 2 शेयर कैपिटल 50,000 इंटू 3। सर 3 क्यों, क्योंकि शेयर कैपिटल का पैसा तो इसमें केवल
₹3 है, बाकी के ₹2 तो प्रीमियम में जाएंगे। तो 2 सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट 50,000 शेयर्स अलॉट हुए, मल्टीप्लाइड बाय ₹2 उनका प्रीमियम था। ठीक है, अब एक्स्ट्रा पैसे कितने होंगे? एक्स्ट्रा पैसे इसके अंदर कितने दिख रहे हैं आपको? 10,000 शेयर्स के ऊपर ₹5 एक्स्ट्रा हैं, तो हम उसको आगे की जो अलॉटमेंट की स्टेज है उसमें ट्रांसफ़र कर देंगे। तो 2 शेयर अलॉटमेंट अकाउंट 10,000 इंटू 5। ठीक है, एक्स्ट्रा टोटल पैसे कितने एक्स्ट्रा? 50,000। ये चेक ज़रूर कर लो कि अगली स्टेज कितना एक्सेप्ट कर सकती है। अगली स्टेज में देखो हम कितने रुपए मंगवाएंगे। हम बोलेंगे 50,000 शेयर्स पे ये ₹4 भेजो, तो 50,000 इंटू 4 2 लाख रुपए हम मांगेंगे अलॉटमेंट की स्टेज में। और उस 2 लाख में ये 50,000 रुपए तो एडजस्ट हो ही सकते हैं ना, तो हमने ये सारे पैसे अलॉटमेंट में एडजस्ट करवा दिए। इसके बाद हम क्या करेंगे? अब अलॉटमेंट ड्यू करेंगे। थर्ड एंट्री, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। 50,000 शेयर्स पे हम अलॉटमेंट के ₹4 मांगेंगे। 2 शेयर कैपिटल। क्या हमारे को सभी लोग पैसे देंगे? नहीं, एक मिस्टर शर्मा है जिन्होंने डिफॉल्ट किया था। लिखा था ना सवाल ने कि 700 शेयर्स हैं मिस्टर शर्मा के पास, वो अलॉटमेंट नहीं देंगे। तो पहले तो ये चेक करो कि अगर मिस्टर शर्मा के पास 700 शेयर्स अलॉट हुए हैं, उन्होंने अप्लाई कितने किए थे? अप्लाई करने के लिए मैंने आपको क्या सिखाया था? मैंने आपको सिखाया था यहाँ से आप अप्लाइड टू अलॉटेड रेशो निकालोगे। वो रेशो क्या है? 6:5, यानी कि जो 6 शेयर अप्लाई करता है उसको 5 शेयर कंपनी देती है। तो अगर मिस्टर शर्मा को 700 शेयर अलॉट हुए तो उन्होंने अप्लाई कितने किए थे? कैसे निकालोगे? 700 डिवाइड बाय 5 इंटू 6। तो 700 डिवाइड बाय 5 इंटू 6 करोगे तो 840 रुपये, 840 शेयर्स मिस्टर शर्मा ने अप्लाई किए थे, जिसके बदले उनको 700 शेयर ही प्रोराटा बेसिस पे अलॉट हुए थे। ठीक है सर, तो इसका मतलब मिस्टर शर्मा के एक्स्ट्रा रुपए कितने थे? इसका मतलब 140 शेयर्स उन्होंने एक्स्ट्रा अप्लाई कर दिए थे, जिसके ऊपर 5-5 रुपए भेजे थे, विच मीन्स 700 रुपये उन्होंने एक्स्ट्रा कंपनी को दिए हुए थे एप्लीकेशन में। वही पैसा तो हमने अलॉटमेंट में एडजस्ट किया। ये देखो ना, ये पैसा है तो है अलॉटमेंट में, ये पैसा सभी का है, और इसी के अंदर मिस्टर शर्मा के 700 रुपये एक्स्ट्रा हैं जो अलॉटमेंट में ट्रांसफ़र हुए। अब मिस्टर शर्मा से अलॉटमेंट हम मांगेंगे कितनी? अलॉटमेंट ड्यू कितनी करेंगे? इनके पास शेयर कितने हैं? 700, और अलॉटमेंट कितने की है? ₹4 की। इसका मतलब हम इनसे 2800 रुपये मांगेंगे। ये क्या बोलेंगे? ये बोलेंगे कि सर आपके पास तो पहले से ही एक्स्ट्रा है, मेरे 700 रुपये कृपया करके उसको एडजस्ट कर लो। तो हम एडजस्ट कर लेंगे, और 2100 रुपये इनसे जो नेट अलॉटमेंट ड्यू है वो इसका डिफ़ॉल्ट कर देंगे। तो ये है डिफ़ॉल्ट ऑन अलॉटमेंट। इसका मतलब 2100 रुपये हमारे को अलॉटमेंट में नहीं आएंगे। अब देखो, अलॉटमेंट टोटल कितने की है? 2 लाख रुपए की। ठीक, 2 लाख रुपए की अलॉटमेंट थी, जिसमें से 50,000 तो पहले से ही हमारे पास थे आए हुए। तो हमारे पास 1,50,000 रुपये आते अगर मिस्टर शर्मा डिफ़ॉल्ट ना करते, और मिस्टर शर्मा ने 2100 रुपये का डिफ़ॉल्ट किया है। इसका मतलब हमारे पास 147,900 ही केवल आए होंगे। तो हम एंट्री डालेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट 147,900 टू शेयर अलॉटमेंट। ठीक है, अलॉटमेंट यहाँ पर 2100 रुपये से ओपन पड़ी है, क्योंकि वहाँ पर डिफ़ॉल्ट हुआ था मिस्टर शर्मा का। इसके बाद हम चलेंगे अपनी फर्स्ट एंड फाइनल कॉल ऑफ ₹3 पे। तो 5th एंट्री हम करेंगे, शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट। सभी शेयर से मांगेंगे, 50,000 शेयर्स पे ₹3 मांगे जाएंगे। 2 शेयर कैपिटल, और इस बार भी मिस्टर शर्मा अपने 700 शेयर पे पैसे नहीं देंगे। इसका मतलब इस बार भी 700 इंटू 3 फिर से 2100 रुपये का ही डिफ़ॉल्ट होने वाला है। तो पैसे कितने आएंगे? बैंक अकाउंट डेबिट हम मांग रहे हैं 1,50,000,
फिर से इसमें से 2100 नहीं आएंगे, इसका मतलब 147,900 ही आएंगे। ठीक है, लो जी, अब हमारी अलॉटमेंट भी ओपन है 2100 रुपये से, और हमारी फर्स्ट कॉल भी ओपन है, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल भी ओपन है 2100 रुपये से। क्वेश्चन है, हमें बोला था कि जब मिस्टर शर्मा दोनों पे डिफॉल्ट कर देंगे तो मिस्टर शर्मा के शेयर्स आप फोरफिट कर लेना। तो वक्त आ गया इसके शेयर फोरफिट करने का, तो फटाफट से शेयर फोरफिट करने की एंट्री करते हैं। 7th फोरफीचर की एंट्री क्या होती है? शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। 700 शेयर आप जब्त कर रहे हो, मल्टीप्लाइड बाय आपने सारे पैसे मांग लिए 10 के 10। सवाल उठता है, इसमें तो प्रीमियम भी था पहली स्टेज पे, एप्लीकेशन पे। पहली स्टेज पे कभी भी डिफॉल्ट होता ही नहीं है, नहीं तो उसको शेयर ही नहीं मिलेंगे, इसका मतलब प्रीमियम रिसीव्ड है। 2, क्या चीज नहीं आई थी? सर अलॉटमेंट कितने की? 2100 रुपए की। सर फर्स्ट कॉल भी तो नहीं आई थी, शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल भी तो नहीं आई थी। यस, 2100 रुपए की। तो टोटल शेयर कैपिटल हमने मांगा था 7000, जिसमें से 2100 रुपए नहीं आए थे, तो आया क्या था फिर? टू शेयर फोरफीचर अकाउंट। जो बाकी का आया था, यानी कि कितना? 2100 माइनस 7000, 2800 रुपये इसने हमें दिए हुए थे, वो 2800 रुपये हम कर लेंगे शेयर फोरफीचर अकाउंट में जब्त। ये बैलेंसिंग फिगर से भी निकाल सकते हो, अदरवाइज भी आप निकाल सकते हो। अदरवाइज देखो कैसे निकलेगा। मिस्टर शर्मा ने हमें आज तक दिया क्या? उन्होंने सिर्फ हमें एप्लीकेशन भेजी थी, यानी कि 840 इंटू 5, उन्होंने केवल हमको ये पैसे भेजे थे, विच इज 4200। लेकिन ये सारे के सारे पैसे शेयर कैपिटल में नहीं गए थे, इसमें से कुछ पैसा प्रीमियम में चला गया था सेकंड एंट्री में। प्रीमियम कितने शेयर्स पे हमने लिया था इससे? जितने शेयर इनको अलॉट किए थे, 700 इंटू 2, यानी कि 1400 रुपये, तो इसमें सिर्फ सिक्योरिटी प्रीमियम था। 4200 उसने हमें दिए, जिसमें से 1400 हमने उसको शेयर्स का प्रीमियम मान लिया। तो इसका मतलब बाकी पैसा 2800 रुपये ही था जो उसने हमारे को शेयर कैपिटल के प्रति भेजा था, और शेयर कैपिटल वाला पैसा हम फोरफिट करेंगे, तभी हमारी फोरफीचर एंट्री में यहाँ पर 2800 रुपीज़ आ रहा है। ठीक है, अब हमारे पास कितने शेयर्स हैं? 700 शेयर हैं, जिसपे हमने 2800 रुपीज़ जब्त किया हुआ है। क्वेश्चन ने हमें आगे बोला कि ये जो शेयर्स थे ना, फोरफिटेड शेयर्स, ये सारे के सारे ऑल वर सब्सिक्वेंटली अलॉटेड टू मिस्टर जैन एज फुली पेड अप फॉर 9 रुपीज़ पर शेयर। हमने मिस्टर जैन को बोला ये 700 के 700 शेयर हमसे ले लो और हमें इसके बदले 9 रुपये दे दो फुली पेड, मतलब हम आपसे और पैसे नहीं मांगेंगे। तो ये शेयर तो 10 का है ना, तो इसका मतलब अगर हम उनसे और पैसे नहीं मांगेंगे तो 1 रुपये हमने उनको डिस्काउंट दिया है। तो पैसे आएंगे कितने? बैंक अकाउंट डेबिट, 700 शेयर पे 9 रुपये वो भेजेंगे, शेयर फोरफीचर से हम उनको डिस्काउंट देंगे 1 रुपये का, और शेयर कैपिटल को वापस फुली पेड रिस्टोर कर देंगे 10 रुपये पे। ये जितना शेयर कैपिटल कैंसिल हुआ था उतना ही शेयर कैपिटल हमने रिस्टोर कर दिया, लेकिन हमने 9 रुपये लिए 700 शेयर पे, और 1 रुपये हमने जेब से डाला, शेयर फोरफीचर से डाला। अब क्योंकि सारे शेयर हमने रीइश्यू कर दिए, इसका मतलब शेयर फोरफीचर में अगर कुछ पैसा बच गया वो हमारा प्रॉफिट होगा। शेयर फोरफीचर में पैसा आया कितना था? 2800। शेयर फोरफीचर से यूज कितना हो गया? 700। इसका मतलब शेयर फोरफीचर में जो पैसा बच गया 2100 रुपये, वो हमारा प्रॉफिट है। तो शेयर फोरफीचर अकाउंट डेबिट 2100 टू कैपिटल रिजर्व। खत्म। यहां तक तो हमने जर्नल एंट्रीज कर ली, और ये मैंने पिछली क्लासेस में आपको करवाया था। इस क्वेश्चन के अंदर ये हमसे मांगा गया है कि आप एक कैश बुक बनाओ। जर्नल एंट्रीज तो करो, वो हमने कर ली, कैपिटल रिजर्व का आंसर भी आ गया हमारे 2100, लेकिन क्वेश्चन हमसे कैश बुक मांगी थी। अब देखो, जिस क्वेश्चन में आपसे वो कैश बुक मांग लेगा, वैसे तो बड़ा रेयर होता है अगर मांगे, पर अगर आपसे वो मांग ले कैश बुक, तो आप कैश बुक बनानी जानते हो, आपको कैश बुक बनानी आती है। ये है कैश बुक। इस कैश बुक में एक डेबिट साइड है, एक क्रेडिट साइड है, और इसमें सिर्फ हम बैंक का कॉलम बना रहे हैं। इसका मतलब ये बैंक कॉलम कैश बुक है। हमें क्या मतलब है कैश से? हमें कोई मतलब नहीं है कैश से। सारी एंट्रीज
हमने अपने यहाँ पर बैंक से की हैं, तो हमारी सारी एंट्री क्योंकि बैंक से है, तो कैश बुक में हम सिर्फ बैंक का कॉलम ही शो करने वाले हैं। तो एक डेबिट साइड, एक क्रेडिट साइड। डेबिट साइड क्या है? जो पैसा हमारे पास आया है, और क्रेडिट साइड क्या है? जो पैसा हमने वापस किया है या हमारे यहाँ से गया है। अब आप एक एक करके एंट्रीज देखो, जिन एंट्रीज के अंदर बैंक डेबिट हो रहा है या क्रेडिट हो रहा है, वो एंट्रीज को उठा के हम कैश बुक में डाल देंगे। अभी हम समझते हैं इसको। ये देखो पहली एंट्री, यहाँ पर आपने बैंक को डेबिट किया है। कितने से डेबिट किया है आपने? 65,000 टू 5, 3,25,000 रुपए से। और ये जो 3,25,000 रुपए आए हैं, ये शेयर एप्लीकेशन के थे। तो इस एंट्री को कैश बुक में पोस्ट कर दो। कैसे करोगे? यहाँ पर शेयर एप्लीकेशन का पैसा आया था, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, तो यहाँ पर आएगा टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट 3,25,000 रुपए। जिस जिस एंट्री में कैश बैंक डेबिट है या बैंक क्रेडिट है, वो कैश बुक में डाल देना। सेकेंड एंट्री में भी तो है, देखो ये रहा बैंक क्रेडिट। ये पैसा हमने रिफंड किया था। कितना रिफंड कर दिया था हमने? 25,000 रुपए। और क्यों किया था? एप्लीकेशन एक्स्ट्रा आ गई थी, वापस कर दी थी। तो हम ये पैसा जब वापस करेंगे तो ये जाएगा बाय शेयर एप्लीकेशन अकाउंट 25,000 रुपए। आई बात समझ में? जो एंट्री के अंदर आपको बैंक डेबिट या बैंक क्रेडिट दिख रहा है, वो एंट्री आप कैश बुक के बैंक कॉलम में डाल देना। तो 3,25,000 रुपए हमारे पास एप्लीकेशन के आए थे, वो हमने डेबिट पे डाल दिए, और 25,000 इसमें से हमने रिफंड कर दिए थे उन लोगों को जिनकी एप्लीकेशन रिजेक्ट हो गई थी, उनके पैसे वापस हो गए। इसके बाद देखो, फिर आपने थर्ड एंट्री में तो अलॉटमेंट ड्यू करी है, यहाँ पर पैसा आया नहीं है, लेकिन फोर्थ एंट्री में पैसा आया है। टू शेयर अलॉटमेंट 147,900, तो यहाँ पर आएगा टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट 147,900 अलॉटमेंट आई। उसके बाद हमने क्या किया? उसके बाद हमने फर्स्ट एंड फाइनल कॉल ड्यू करी, ये रही। ड्यू करने के बाद यहाँ पर इसका पैसा रिसीव हुआ। कितना रिसीव हुआ? अगेन 147,900, तो सेम एंट्री यहाँ पर आ जाएगी, टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल 147,900। ठीक है, एप्लीकेशन आई, फिर एप्लीकेशन रिफंड हो गई, फिर अलॉटमेंट का पैसा आया, फिर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का पैसा आया। इसमें शर्मा जी का डिफॉल्टेड अमाउंट माइनस कर दिया हमने, ठीक है ना। जो एंट्री में हमने करा है 147,900 147,900, केवल यही हमने कैश बुक में पोस्ट कर दी। इसके बाद देखो, इस एंट्री में कैश बुक का कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि इसमें बैंक ना डेबिट है ना बैंक क्रेडिट है। लेकिन इस एंट्री में फिर से बैंक आपको डेबिट दिख रहा है, और डेबिट क्यों है? बिकॉज ऑफ शेयर कैपिटल। कितना? 6,300। तो ये एंट्री भी यहाँ पर पोस्ट होगी जब हमने शेयर री इशू किए थे, टू शेयर कैपिटल। ठीक, उसके बाद हमने शेयर फॉर फीचर अकाउंट को क्लोज किया था और कैपिटल रिजर्व में अपना प्रॉफिट बुक किया था, उसमें बैंक का लेना देना नहीं है। इसका मतलब अब क्योंकि हमने सारी एंट्रीज को कैश बुक में पोस्ट कर दिया है, तो हम अपनी कैश बुक का टोटल लगाएंगे और इसका एक बैलेंस निकाल देंगे। बस इतना तो सिंपल काम है। बैलेंस जो आएगा हम यहाँ पर लिख देंगे, बाय बैलेंस कैरी डाउन। बताओ कितना आया? 3,25,000 प्लस 147, 627,100 माइनस 25,000, 602,100। ये हमारा नेट आंसर बनता है। ठीक है, अब जब भी कैश बुक आएगी तो आप कैश बुक अपनी इन एंट्रीज से बना सकते हो। हालांकि जब आप कैश बुक बनाते हो तो एक बात को याद रखना, क्योंकि कैश बुक एक जर्नलाइज्ड लेजर होता है। कैश बुक क्या होता है? एक जर्नलाइज्ड लेजर। इसका मतलब जब क्वेश्चन कैश बुक बनाने को बोलेगा ना, तो आप वो एंट्रीज यहाँ पर मत करना जो एंट्रीज के अंदर बैंक अकाउंट डेबिट या क्रेडिट हो रहा है। जैसे कि ये एंट्री है, ये एंट्री डायरेक्टली कहाँ चली जाएगी? कैश बुक में। तो इस एंट्री को यहाँ जर्नल में नहीं लिखना है। अगली एंट्री में आप बैंक देख रहे हो, क्योंकि इसमें ये कंपाउंड एंट्री है, तो इसमें जो बैंक वाला पोर्शन है वो केवल आप कैश बुक में सीधा पोस्ट कर दोगे। फिर ये एंट्री यहीं पर रहेगी जर्नलाइज जर्नल के अंदर, और ये एंट्री कहाँ चली जाएगी? सीधा कैश बुक के अंदर। इसको यहाँ मत करना। जर्नलाइज्ड लेजर होता है हमारा कैश बुक। इसका मतलब कैश बुक में जर्नल एंट्री भी होती है और पोस्टिंग भी होती है।
फिर ये एंट्री यहीं पर रहेगी, ये एंट्री उठ के फिर से कैश बुक में चली जाएगी। फिर ये एंट्री यहीं पर रहेगी, ये एंट्री हमारी 6300 से कैश बुक में चली जाएगी और जो रिमेनिंग 700 रुपीज़ है फॉर फीचर का जो हमने डिस्काउंट यूज़ किया है वो यहीं पर रहेगी। और फिर ये वाली एंट्री बिल्कुल हमारी जनरल प्रॉपर के अंदर ही रहेगी। तो कैश बुक बनाना बहुत सिंपल है। अगर आपको सारी एंट्रीज आती हैं उसमें से बैंक वाली एंट्रीज उठा के आप सीधा कैश बुक में डाल दोगे। कैश बुक फिर आपकी आप टोटल और बैलेंस करोगे और कैश बुक कुछ ऐसी आपको नज़र आएगी। तो ये एक हमारा कैश बुक वाला टॉपिक हमने जो करना था वो मैंने आपको सिखा दिया। कुछ नया नहीं है, 11वीं में आपने कैश बुक सीखी हुई है, बस हमने पोस्टिंग और टोटलिंग बैलेंसिंग किया है। होपफुली आप कैश बुक बनाना सीख गए हो। अब आगे चलते हैं। क्वेश्चन हमारे को कई बार बैलेंस शीट बनाना के लिए बोलेगा, बैलेंस शीट बना के दो, हमारे को ऐसा क्वेश्चन बोलेगा। जैसे कि इसमें बोला है रिकॉर्ड दी एंट्रीज इन कंपनीज जर्नल एंड देन प्रिपेयर अ बैलेंस शीट। बस एक बैलेंस शीट बनानी हमारा लास्ट टॉपिक है, जो अगर हम सीख गए तो हम अपने सारे प्रैक्टिकल क्वेश्चंस कर पाएंगे पेपर के अंदर। अब दो तरीके हैं बैलेंस शीट बनाने के। अब देखो ये जो सवाल है, ये सवाल में तो सारी जर्नल एंट्रीज मांग रहा है वो, और सारी जर्नल एंट्रीज मांगने के बाद वो फिर आपसे एक बैलेंस शीट मांग रहा है। तो हम ये ऐसे करेंगे, कई बार क्वेश्चन आपसे जर्नल एंट्रीज नहीं मांगेगा और वो सिर्फ आपको बोलेगा बैलेंस शीट बना के दे दो। तो फिर वो डायरेक्टली बैलेंस शीट कैसे बनेगी वो भी हम सीखेंगे। पर एक काम करते हैं, पहले हम अपनी एंट्रीज करते हैं जो एंट्रीज हमने सीखी हुई हैं। क्वेश्चन हमें क्या कह रहा है, अ कंपनी इज रजिस्टर्ड विद द कैपिटल ऑफ 5 लाख रुपीज इन द शेयर्स ऑफ 10 रुपीज ईच एंड आउट ऑफ विच इट इशूड 20,000 शेयर्स। कंपनी 20,000 शेयर इशू करना चाहती है। 10 रुपए का शेयर है और 10 रुपए में ही दिया गया है 2-4-2-2, 2 एप्लीकेशन, 4 अलॉटमेंट, 2 फर्स्ट कॉल, 2 फाइनल कॉल। ठीक है। ऑल दी मनी विच इज पेएबल ऑन अलॉटमेंट वॉज ड्यूली रिसीव्ड। कहता है सारे पैसे अलॉटमेंट में आ गए, लेकिन ऑन द फर्स्ट कॉल बीइंग मेड वन शेयर होल्डर पेड द एंटायर बैलेंस ऑन हिज होल्डिंग ऑफ 300 शेयर्स। कहता है जब हमने फर्स्ट कॉल करी ये वाली, तो एक शेयर होल्डर था जिसके पास 300 शेयर है, उसने अपना एंटायर पैसा यहाँ पे कर दिया, यानी कि उसने सेकंड कॉल का पैसा भी फर्स्ट कॉल के साथ दे दिया, कॉल्स इन एडवांस। और 5 शेयर होल्डर ऐसे हैं जिनके पास टोटल 1000 शेयर्स हैं, दे फेल टू पे देयर ड्यूज ऑन द फर्स्ट कॉल, और यहीं पर 1000 शेयर्स पे डिफॉल्ट हुआ है। ठीक है ना, एक व्यक्ति ने तो अपने 300 शेयर्स के पैसे सेकंड कॉल के फर्स्ट कॉल के साथ दे दिए, और एक बंदे ने अपने 5 शेयर होल्डर ने जिनके पास टोटल 1000 शेयर है, उन्होंने अपने पैसे दिए ही नहीं, उन्होंने डिफॉल्ट कर दिया। क्वेश्चन कह रहा है दीज शेयर्स वर फोरफीटेड फॉर नॉन पेमेंट ऑफ फर्स्ट कॉल। यहीं पर फर्स्ट कॉल पर ही फोरफीचर कर देना, इनको सेकंड कॉल देनी ही नहीं है, सवाल ऐसा बोल रहा है। फिर बोलता है फाइनल कॉल वॉज मेड एंड ऑल द मनी वॉज रिसीव्ड। और इसके बाद ये जो फाइनल कॉल है ये बचे हुए शेयर्स पे हमने करी। अगर हमने 1000 शेयर जब्त करके कैंसिल करके अपने पास फोरफिट कर लिए हैं, तो फिर बचे कितने शेयर्स, 20,000 शेयर्स थे ना, तो इसका मतलब 19,000 शेयर्स के ऊपर ही केवल हमने सेकंड कॉल करी, और सेकंड कॉल पे कोई डिफॉल्ट नहीं होगा। ठीक है, यहां तक हमें समझ आ गया। उसके बाद तो फोरफीचर वाले जो शेयर है उनको रीइशू किया है। लेटर ऑन द फोरफिटेड शेयर्स वर रीइशूड 6 पर शेयर फुली पेड। और उसके बाद हमने ये जो अपने फोरफिटेड शेयर्स हैं इनको री इशू कर दिया 6 रुपये फुली पेड, 6 रुपये लेके फुली पेड, यानी कि 4 रुपये का डिस्काउंट दिया होगा। फटाफट से एंट्री करने की कोशिश करते हैं, मेरे साथ साथ करो एंट्रीज। पहली एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट, 20,000 शेयर्स की एप्लीकेशन आई होगी, इनटू 2 रुपये प्रति शेयर, यानी कि 40,000 रुपये। सेकंड, सारे शेयर्स के पैसे ट्रांसफ़र कर देंगे हम शेयर कैपिटल में, यानी कि इनके शेयर एप्लीकेशन एक्सेप्ट कर ली गई हैं। उसके बाद शेयर अलॉटमेंट ड्यू करेंगे, 20,000 इंटू 4 यानी कि 80,000 रुपये, और अलॉटमेंट में भी सारे पैसे आ जाएंगे। ऐसा ही था ना, लिखा हुआ ये देखो, ऑल द मनी पेएबल ऑन अलॉटमेंट वॉज ड्यूली रिसीव्ड। तो अलॉटमेंट में डिफॉल्ट नहीं था, इसका मतलब सारे पैसे आ गए। बैंक डेबिट 80,000 टू शेयर
अलॉटमेंट। यहां तक तो बहुत सिंपल है, कोई डिफॉल्ट हुआ ही नहीं। अब क्या हुआ, फिफ्थ एंट्री, हमने शेयर फर्स्ट कॉल ड्यू करी, 20,000 शेयर पे 2 रुपए मांगे, दोनों कॉल्स 2-2 रुपए की है ना, यानी कि हमने कितने पैसे मांगे सर, हमने 40,000 रुपए मांगे थे। ठीक है, आएंगे कितने, बड़े ध्यान से, क्वेश्चन ने बोला था 300 शेयर्स जिसके पास हैं उसने अपने अगले पैसे, सेकंड कॉल के पैसे भी दे दिए साथ में। इसका मतलब हमारे पास कॉल्स इन एडवांस 300 शेयर्स इंटू 2 रुपीज़, ये जो सेकंड कॉल है ये भी हमें मिल गई। इसका मतलब 600 रुपये भी हमारे को फर्स्ट कॉल के साथ ही रिसीव हो गए, बट इट बिलोंग्स टू दी सेकंड कॉल, ये भी आ गए हमारे पास। और 1000 शेयर्स पे डिफॉल्ट हो गया, 1000 शेयर्स पे जो 2 रुपये आने थे वो हमारे पास आए ही नहीं। तो हमारे पास आने कितने थे टोटल, 40,000। ठीक है, टोटल 40,000 आने थे, प्लस 600 रुपये हमारे पास एक्स्ट्रा आ गए, सेकंड कॉल वाले ने एडवांस में दे दिया, माइनस 2,000 रुपये हमारे पास आए ही नहीं। तो हमारे पास 38,600 रुपये रिसीव हुए, जिसमें से 38,000 इज दी फर्स्ट कॉल एंड 600 इज दी सेकंड कॉल इन एडवांस। तो हम एंट्री करेंगे बैंक डेबिट, हमारे पास 38,600 आए हैं, 2 इसमें फर्स्ट कॉल के कितने हैं 38, क्योंकि 2,000 रुपये तो आए नहीं ना, 1000 शेयर इंटू 2 उस पर डिफॉल्ट है, और जो बाकी पैसे हैं वो सेकंड कॉल के हैं। यहाँ पर आप सेकंड एंड फाइनल कॉल भी लिख सकते हो, या फिर अगर किसी बच्चे को कॉल्स इन एडवांस लिखना है तो वो भी लिख सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। 600 रुपये, ठीक है ना। अब क्योंकि जब फर्स्ट कॉल पे डिफॉल्ट हुआ, डिफॉल्ट कितने रुपए का हुआ, 2,000 रुपये का, तभी हमारी फर्स्ट कॉल क्लोज नहीं हो रही, ओपन है 2,000 से। अब क्योंकि हमारी फर्स्ट कॉल पे डिफॉल्ट था और क्वेश्चन ने बोला था द शेयर्स वर फोरफीटेड फॉर नॉन पेमेंट ऑफ फर्स्ट कॉल, सीधा सीधा जब्त कर लो शेयर, 1000 शेयर जब्त करने की एंट्री। लो जी, शेयर कैपिटल डेबिट 1000 इंटू, अभी तक आपने इनसे क्या पैसे मांगे हैं, अभी तक आपने इनसे सिर्फ फर्स्ट कॉल तक पैसे मांगे हैं, मतलब ये वाले 2 रुपये, 4 रुपये और 2 रुपये, टोटल आपने 8 रुपये इनसे मांगे हैं। तो हम 8 रुपये से शेयर कैपिटल को डेबिट कर देंगे। 2 शेयर फर्स्ट कॉल 1000 इंटू 2, टोटल हम 8,000 रुपये मांग चुके थे, जिसमें से इन्होंने 2,000 रुपये का डिफॉल्ट किया है, अलॉटमेंट तक सही है, तो बाकी पैसे हम जब्त कर लेंगे। 2 शेयर फोरफीचर 1000 इंटू 6, तो हमने 6,000 रुपये अपने पास फोरफीट कर लिए। क्वेश्चन ने बोला इसके बाद फाइनल कॉल ड्यू करके पैसे मंगाओ, तो शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल मांगो पैसे। अब कितने शेयर बचे आपके पास, टोटल आपके पास 20,000 शेयर थे, जिसमें से आपने 1,000 शेयर कैंसिल कर दिए, तो अब आप 19,000 शेयर्स पे कॉल मंगवाओगे। 19,000 इंटू 2 यानी कि 38,000 रुपये आप मांगोगे। 2 शेयर कैपिटल, और क्या सारे पैसे आएंगे, बिल्कुल आएंगे, पर ध्यान रखना जिसने हमें 300 शेयर पे पहले से ही एडवांस दे रखा है वो फिर से थोड़ी देगा। ये देखो ना, ये वाले पहले से ही एडवांस में आ रखे हैं हमारे पास, ये फिर से थोड़ी आएंगे, इसका मतलब हमारे पास 600 रुपये कम आएंगे। तो हमारे पास आएंगे बैंक अकाउंट डेबिट 37,400, 2 शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल, और हमारी सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट क्लोज हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन ने मुझे बोला कि ये जो फोरफीटेड शेयर है ना, इनको री इशू कर देना 6 रुपीज़ फुली पेड पे, ये सारे शेयर्स री इशू कर दो। तो करो एंट्री, 10th एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट 1000 शेयर री इशू कर रहे हो आप, 6 रुपये ले रहे हो, लेकिन फुली पे करके आप बोल क्या रहे हो कि ये शेयर फुली पेड है, यानी कि 10 रुपीज़ तक पेड है, कैंसिल 8 तक हुए हैं, लेकिन ये पेड हमने 10 तक कर दिया। उसके बाद आपने पैसे शेयर फोरफीचर से निकाल लिए होंगे, तो 4 रुपये जो आप डिस्काउंट दे रहे हो प्रति शेयर, वो आपने कहाँ से निकाला, वो आपने फोरफीचर अकाउंट से निकाला। अब क्योंकि शेयर री इशू हो गए, तो आपके पास फोरफीचर अकाउंट में कुछ पैसे बचे हुए हैं। कितने पैसे बचे हुए हैं, फोरफीचर अकाउंट में आपने 6,000 रुपये रखे थे, है ना, 1,000 शेयर पे
₹6 प्रति शेयर, 6,000 रुपये आपने जब्त किए थे, लेकिन आपने री इशू में यूज़ कितने किए हैं? री इशू में यूज़ किए हैं आपने 6,000 में से 4,000। इसका मतलब 2,000 रुपये आपका क्या है? कैपिटल प्रॉफिट। तो कैपिटल रिजर्व में हम 2,000 रुपये ट्रांसफ़र कर देंगे। तो ये हमारी हो गई री इशू की भी एंट्री। ठीक है, कैपिटल रिजर्व हमारा ओके। तो फर्स्ट पार्ट तो हमने सीखा हुआ था, रिवाइज हो गया, हमने सारी जर्नल एंट्रीज पास कर दी। क्वेश्चन ने मुझे बोला है बैलेंस शीट बना के दो, और जब वो क्वेश्चन बैलेंस शीट मांगता है तो वो केवल हमसे शेयर होल्डर फंड का एक्सट्रैक्ट मांगता है। एक काम करते हैं, पहले हम बैलेंस शीट का फॉर्मेट याद करते हैं। हालांकि मैंने आपको वन शॉट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स करवा दिया हुआ है, उसमें से आप अपना पूरा का पूरा फॉर्मेट रेफर कर सकते हो। हमारा जो बैलेंस शीट, कंपनी का बैलेंस शीट का फॉर्मेट होता है, उसमें हम यहाँ लिखेंगे सबसे पहले एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट ऑफ, ये कौन सी कंपनी है? इस कंपनी का नाम क्या है? इसका नाम है ए लिमिटेड। इसका मतलब ये जो बैलेंस शीट का एक्सट्रैक्ट बना रहे हैं हम, ये ए लिमिटेड का है। ठीक है, ये तो हमारा हो गया जो फॉर्मेट है उसकी हेडिंग। अब आपको याद होगा कि जब आप बैलेंस शीट बनाते हो तो यहां पर आता है इक्विटी एंड लायबिलिटीज। दो साइड्स है ना बैलेंस शीट की, एक है इक्विटी एंड लायबिलिटी और फिर एक है एसेट साइड। अब इक्विटी एंड लायबिलिटी जो साइड है आपकी, उसके अंदर याद है आपको सबसे पहला मेजर हेड क्या था? 4 हेड थे ना, मेजर हेड सबसे पहला क्या था? वो था सर शेयर होल्डर फंड। तो हम यहां लिखेंगे शेयर होल्डर्स फंड। शेयर होल्डर फंड के अंदर हमारे पास 3 थे ना, यहां पर हम 2 यूज करते हैं नॉर्मली, क्योंकि मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट आपके पास होता नहीं है सवाल में। तो 2 ही चीज़ें हो सकती हैं यहाँ पर आपके पास, या तो होगा शेयर कैपिटल जो कि होगा ही या नहीं, होगा ही होगा, और किसी सवाल में रिजर्व्स एंड सरप्लस हो सकता है ना। अगर आपके पास री इशू का सवाल आएगा तो कैपिटल रिजर्व इसका पार्ट बनेगी। अगर किसी क्वेश्चन में प्रीमियम आपने रिसीव किया होगा सिक्योरिटी प्रीमियम, तो सिक्योरिटी प्रीमियम भी रिजर्व का पार्ट होगा। अगर कोई सवाल ऐसा है जिसमें ना फॉरफीचर है ना री इशू है तो कैपिटल रिजर्व होगी नहीं। और अगर वो क्वेश्चन में प्रीमियम भी नहीं है, पार पे सारी अलॉटमेंट्स थी, तो फिर रिजर्व्स एंड सरप्लस उसका पार्ट बनेगा नहीं। सो शेयर होल्डर फंड के अंदर 2 चीज़ें आपको याद रखनी है, एक शेयर का कैपिटल और दूसरा एक रिजर्व्स एंड सरप्लस। अब आप यहां पर लिखोगे नोट नंबर, यहां पर क्या लिखोगे? नोट नंबर, क्योंकि हम यहां पर इसकी डिटेल नहीं दे सकते ना, ये तो बैलेंस शीट है, इसके एनेक्स्चर, इसके नोट, इसके शेड्यूल में जाना पड़ेगा। तो आप कुछ भी लिख सकते हो, एनेक्स्चर नंबर भी लिख सकते हो, नोट नंबर भी लिख सकते हो, शेड्यूल नंबर भी लिख सकते हो। तो मैं एक काम कर रहा हूं कि मैं शेयर कैपिटल को नोट नंबर 1 दे देता हूं और रिजर्व्स एंड सरप्लस को नोट नंबर 2 दे देता हूं। ठीक है, तो ये बन गया हमारा एक्सट्रैक्ट। अब जो नोट नंबर 1 में डिटेल लिखूंगा उसकी वैल्यू यहां पर डाल दूंगा, बाद में नोट नंबर 1 से जो वैल्यू आएगी वो यहां डाल देंगे, और नोट नंबर 2 से जो वैल्यू आएगी वो यहां डाल देंगे, और हम अपना जो शेयर होल्डर फंड वाला जो पार्ट है उसका टोटल करके यहां पर अपनी बैलेंस शीट का एक्सट्रैक्ट क्लोज कर देंगे। ठीक है, तो अब हमारे को बनाना पड़ेगा नोट नंबर 1। तो हम यहां लिखेंगे इसके बाद नोट नंबर 1। नोट नंबर 1 किस चीज का है? नोट नंबर 1 है सर शेयर कैपिटल का, तो इसकी हेडिंग देंगे शेयर कैपिटल। अब शेयर कैपिटल के क्या क्या पार्ट्स होते थे याद करो। सबसे पहले होता है ऑथराइज शेयर कैपिटल। ऑथराइज शेयर कैपिटल में से आप कुछ शेयर्स कंपनी इशू करती है, तो उसके बाद होता है इशूड शेयर कैपिटल। इशूड शेयर कैपिटल फिर सब्सक्राइब किया जाता है पब्लिक के द्वारा, तो इशूड शेयर कैपिटल बन जाता है सब्सक्राइब्ड शेयर कैपिटल। और फिर जिन जिन शेयर होल्डर ने हमारे शेयर सब्सक्राइब किए हैं हम उनसे कॉल करते हैं, है ना। तो सब्सक्राइब के बाद वो कॉल बनता है, कॉल करने के बाद वो पैसा जब हमें पे करते हैं तो वो शेयर कैपिटल पेड अप शेयर कैपिटल बन जाता है। तो क्या बना? ऑथराइज्ड, फिर इशूड, फिर सब्सक्राइब्ड। सब्सक्राइब के बाद सीधा हम लिख सकते हैं पेड, क्योंकि सब्सक्राइब के बाद आप कॉल करोगे, कॉल के बाद वो पेड अप हो जाएगा। तो सब्सक्राइब्ड एंड पेड अप। अब सब्सक्राइब्ड एंड पेड अप तक हमें पहुंचना है। सबसे पहला पार्ट हम क्या लिखेंगे? ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल। क्या सवाल ने हमारे को ये बताया है कि इस कंपनी के कितने शेयर्स हैं ऑथराइज्ड? यस, ये देखो ध्यान से,
द कंपनी इज रजिस्टर्ड विद अ कैपिटल ऑफ 5 लाख रुपीज इन शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। 5 लाख रुपए का इसका रजिस्टर्ड कैपिटल, ऑथराइज कैपिटल है, और हर शेयर कितने का है? 10 रुपए का। इसका मतलब इसके पास कितने शेयर है? 50,000 शेयर ऑफ ₹10 ईच, तभी तो ये 5 लाख रुपए का बनेगा। तो हमारे पास ऑथराइज शेयर कैपिटल आ गया, कितना? 5 लाख रुपए का। और इसकी डिटेल नीचे लिखेंगे, 50,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। और ऑथराइज शेयर कैपिटल के नीचे लगा देंगे लाइन। सर लाइन क्यों लगाएंगे? क्योंकि ऑथराइज शेयर कैपिटल कभी भी बैलेंस शीट के टोटल में नहीं आता। टोटल में कौन सा आएगा? इशूड, सब्सक्राइब्ड एंड पेड अप, यानी कि पेड अप कैपिटल ही केवल आपकी बैलेंस शीट में शो होता है। तो ऑथराइज सिर्फ डिस्क्लोज करना है, इसका और कोई काम नहीं है। अब इसके बाद हमारा जो अगला स्टेप है वो है इशूड शेयर कैपिटल। इशूड, टोटल तो कंपनी के पास 50,000 शेयर थे, लेकिन कंपनी ने सारे शेयर थोड़ी इशू किए थे। कंपनी ने इसमें से सिर्फ 20,000 शेयर इशू किए थे। ध्यान से देखो, द कंपनी इशूड 20,000 ऑफ सच शेयर्स फॉर सब्सक्रिप्शन। तो इसमें से इशू कितने किए सर? इस कंपनी ने इशू किए हैं 20,000 शेयर। तो हम लिखेंगे 20,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। ये कंपनी 2 लाख रुपए के शेयर इशू कर रही थी, और इशूड के नीचे भी हम लगा देंगे लाइन, बिकॉज ये भी एक तरह का डिस्क्लोजर है। तो ऑथराइज कितना था कंपनी के पास? 5 लाख, इतना शेयर इशू कर सकती थी। इसमें से कंपनी ने 2 लाख रुपए के 20,000 शेयर्स ही इशू किए हैं, वो बन गया इसका इशूड शेयर कैपिटल। अगला पार्ट जो कि हमारी कैलकुलेशंस के लिए इंपॉर्टेंट है, ये तो केवल डिस्क्लोजर मात्र है, इसका सिर्फ एक तरह का डिस्क्लोजर है और इसका कोई रेलिवेंस नहीं है, टोटल्स में हिट नहीं करता ये। इसके बाद जो हमारा रेलिवेंट पार्ट है वो है सब्सक्राइब्ड एंड पेड अप कैपिटल। सब्सक्राइब्ड एंड पेड अप कैपिटल, कितने शेयर लोगों ने ले लिए थे? 20,000 शेयर, और उसके बदले उन्होंने पैसे भी दे दिए थे, है ना। अब इसको ध्यान से समझना, पूरी की पूरी स्टोरी यहीं पर आपको समझ आएगी। देखो ध्यान से, क्या हुआ था? कंपनी ने 20,000 शेयर इशू करने थे, इसका मतलब कंपनी ने 20,000 शेयर इशू किए, ये लोगों के पास गए, लोगों से हमने पैसे मांगे, एक एक करके हमने उनसे पैसे मांगे, एप्लीकेशन अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल, है ना। सबने पैसे दिए, लेकिन एक व्यक्ति ने डिफॉल्ट किया। कितने शेयर्स पे डिफॉल्ट हुआ था आपको याद है? 1,000 शेयर्स पे डिफॉल्ट हुआ था। ये देखो 1,000 शेयर्स पे डिफॉल्ट हुआ था। इसका मतलब इसमें से आप पहले 1,000 शेयर्स बाहर निकाल देना। ये डिफॉल्ट वाले शेयर्स हैं, इसको एक तरह से बाहर निकालो पहले। इसका मतलब 19,000 शेयर्स तो ओके शेयर्स हैं, बिल्कुल सही शेयर्स है ना। ये बिल्कुल सही है। इसके पे जितने जितने पैसे हमने मांगे, जब जब मांगे, सभी शेयर होल्डर ने पैसे दिए, ठीक है। तो ये तो ओके है ही है। टोटल कितने थे? 20,000, इसमें से 19,000 आर दी ओके शेयर्स पे कोई डिफॉल्ट नहीं हुआ था। फिर इसके बाद चेक करना, पहला तो चेक करना आपको ओके शेयर्स कितने हैं, ठीक है, वो हमें मिल गए 19,000। इसके बाद चेक करो ये जो डिफॉल्ट हुआ था शेयर्स, इसका क्या हुआ? ये फोरफिट हुए कि नहीं हुए? हाँ, ये फोरफिट हुए। और फोरफिट होने के बाद क्या फोरफिटेड पड़े हैं? रीइशू नहीं हुए थे, रीइशू भी हुए थे। ये वापस हमने किनको दिए? नए लोगों को। और जिन लोगों को दिए उनको क्या बोल के दिया था कि ये शेयर फुली पेड है, आप सिर्फ 6 रुपए दो और फुली पेड हो जाएगा ये। इसका मतलब जो शेयर एक बार डिफॉल्ट में चले जाता है, फोरफिट होता है, और अगर वो री इशू होके फुली पे हो जाए तो फिर वो ओके शेयर की कैटेगरी में वापस आ जाता है। बात समझ आई मेरी? इसका मतलब सारे के सारे शेयर्स ओके तो हो गए, क्योंकि जिसने डिफॉल्ट किया उसके शेयर वापस लिए आपने। वो वापस लेने के बाद कंपनी ने अपने पास तो रखे नहीं, वो कंपनी ने री इशू कर दिए। जब री इशू किए, जिसको दिए उससे पैसे पूरे ले लिए। पूरे मतलब 6 रुपए लिए, 4 रुपए अपनी जेब से डाल के उसको 10 रुपए का तो बना दिया ना वापस फुली पे। इसका मतलब हमारे सारे शेयर्स ही फुली पेड हैं। कितने? आप लिखो यहां पर, आप लिखोगे 20,000 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। आगे क्या लिखोगे? फुली पेड। ये सारे के सारे फुली पे हो चुके हैं। कितने फुली पे हुए? तो लिखो
2 लाख रुपए के 20,000 शेयर हैं, 10 रुपए फुली पे हो गए, तो इसका मतलब हमारे पास 2 लाख रुपए आए होंगे, बिल्कुल आए होंगे। अब इसके बाद आपको 2 चीज़ें यहाँ पर याद रखनी है। अगर कोई शेयर फुली पेड नहीं होगा, अगर कोई शेयर फुली पेड नहीं होगा, तो उसको आप अलग से लिखोगे। कैसे? अगर मान लो यहाँ पर ये 20,000 ना होके ये 19,000 शेयर होते फुली पेड और 1,000 शेयर हमारे पार्टली पेड होते, तो हम लिखते 1,000 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच और 9 पेड अप। तो 2 कैटेगरी बनानी है आपको, सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप, सब्सक्राइब्ड एंड नॉट फुली पेड अप। इस क्वेश्चन में ऐसी चीज नहीं है, तो आप इसको यहां से हटा देते हैं। ठीक है, तो यहां पर एक तो आपने कैटेगरी बनानी है फुली पेड अप की और एक नॉट फुली पेड अप की। ठीक है, अब हमारे इस सवाल में सिर्फ फुली पेड है। उसके बाद जो नॉट फुली पेड अप होता है ना, उसमें से कॉल्स इन एरियर माइनस होती हैं, कॉल्स इन एरियर माइनस की जाती हैं जो नॉट फुली पेड अप होता है। जो फुली पेड अप है तो उसके तो सारे पैसे आ गए, जो पार्टली पेड है उसके पैसे हमारे पास कम आए हैं, और जितने कम आए हैं उतनी कॉल्स इन एरियर खड़ी होंगी बुक्स के अंदर, वो कॉल्स इन एरियर हम माइनस कर देंगे। अब ये भी हमारे इस सवाल में नहीं है, तो इसको हम छोड़ देते हैं, ये सारा ही हम यहाँ से स्किप कर देते हैं। इसके बाद ऐड करना पड़ता है, इसी के अंदर ऐड करना पड़ता है जो पैसा शेयर फॉरफीचर में पड़ा है। अगर कोई शेयर फॉरफिट होते हैं और वो वापस री इशू नहीं होते, तो उनके पैसे कहाँ पड़े होते हैं? शेयर फॉरफीचर में। जितना भी बैलेंस शेयर फॉरफीचर का होगा ना, उसको इस वैल्यू में ऐड कर देना। ठीक है, आई बात समझ में? क्या इस क्वेश्चन में हमारे पास ऐसे शेयर थे जो फॉरफिट हुए थे? हाँ, हमारे पास 1,000 शेयर थे जो फॉरफिट हुए थे, पर क्या ये री इशू नहीं हुए? हो गए ना। तो जब ये री इशू हो गए तो इसका मतलब शेयर फॉरफीचर अकाउंट बंद हो गया होगा, तो शेयर फॉरफीचर अकाउंट यहां नहीं आने वाला। ठीक है सर, इसका मतलब शेयर कैपिटल का टोटल खत्म हो चुका है, यही इसका टोटल है। तो 2 ही बातें होती हैं शेयर कैपिटल के अंदर, एक फुली पेड अप शेयर और एक नॉट फुली पेड अप। अगर फुली पेड अप है तो मैंने यहां लिख दिया, सारे पैसे आ गए, और जो नॉट फुली पेड अप है उसमें हम कॉल्स इन एरियर माइनस कर देंगे। ठीक, अब अगर कोई शेयर फॉरफिटेड स्टेज में ही पड़ा है, री इशू नहीं हुआ, तो उसका शेयर फॉरफीचर का जो अमाउंट होगा, बैलेंस होगा, वो भी यहां पर ऐड कर देंगे। ठीक है, तो हमारा ये शेयर कैपिटल का जो एनेक्स्चर है, नोट है, वो खत्म हो जाता है। अब इसका आंसर कितना आया? इसका आंसर आया हमारे पास 2 लाख रुपए। तो वो 2 लाख रुपए उठा के हम यहां डाल देंगे, जो मैंने आपको बोला था कि जो आंसर हमारा नोट 1 का आएगा वो हम यहां पर लिख देंगे। ऐसे ही सर क्या हम नोट 2 भी बनाएंगे? बिल्कुल बनाएंगे। तो इसी के नीचे हम एक नोट 2 बनाने वाले हैं, उसमें लिखेंगे रिजर्व्स एंड सरप्लस। हमारे पूरे क्वेश्चन के अंदर क्या सिक्योरिटी प्रीमियम था? नहीं था। और अगर सिक्योरिटी प्रीमियम नहीं है तो एक रिजर्व और होती है हमारे सवाल के अंदर, वो होती है कैपिटल रिजर्व। तो क्या हमारे यहाँ पर कैपिटल रिजर्व आई थी क्वेश्चन के अंदर? बिल्कुल। देखो ना, लास्ट एंट्री में आपने कैपिटल रिजर्व लिखा था 2,000 रुपए का, ये है कैपिटल रिजर्व, ये आ जाएगी यहाँ पर, खत्म। और कुछ है ही नहीं सवाल के अंदर। तो ये आया हमारा नोट 2 का आंसर। नोट 2 में 2 ही चीजें होंगी आपके लेवल पर, एक सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट, अगर क्वेश्चन सिक्योरिटी प्रीमियम बोलता है तो ये सवाल पार पे था, प्रीमियम नहीं था तो प्रीमियम नहीं आ सकता। और दूसरा, अगर किसी सवाल में कोई शेयर फॉरफिट होने के बाद री इशू होता है और री इशू होने पर हमारे को प्रॉफिट होता है, तो वो प्रॉफिट हम कहाँ ट्रांसफर करते थे? कैपिटल रिजर्व में। वो कैपिटल रिजर्व भी यहाँ पर आएगी। रिजर्व सरप्लस में सिर्फ 2 ही चीजें आती हैं, या तो SPR सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, या फिर कैपिटल रिजर्व, और कुछ नहीं आता है। अब हमारे केस में SPR था नहीं, हमारे केस में सिर्फ CR था, कैपिटल रिजर्व, तो हमने यहाँ डाल दिया। आंसर कितना आया? 2,000। ये आंसर उठा के हम कहाँ डाल देंगे? यहां पर। और उसके बाद हम इसका टोटल करेंगे 202,000। ये हम यहां पर आंसर अपना छोड़ देंगे। लो जी, बैलेंस शीट का टोटल 2,02,000 रुपए। ठीक है, होपफुली आपको क्वेश्चन समझ आया है, और अगर आया है तो हम ये सवाल करते हैं। अब ध्यान से सुनना, इस सवाल के अंदर मैं आपको सारी एंट्रीज नहीं करवाऊंगा। इस सवाल के अंदर एक हम सिर्फ फोकस करेंगे, हम फोकस कर रहे हैं कि अगर क्वेश्चन हमसे ऐसा इतना बड़ा सवाल दे और उसमें सिर्फ हमसे फॉरफीचर की बात करे कि फॉरफिटेड शेयर्स का डेटा बताओ क्या है, और सीधा बैलेंस शीट का एक्सट्रैक्ट बना के दो,
तो हम कैसे बनाएंगे इसको समझने की कोशिश करते हैं इस सवाल के अंदर। सो इस क्वेश्चन की डिटेल बनानी शुरू करते हैं। क्वेश्चन कह रहा है ऑथराइज शेयर कैपिटल है 2 लाख रुपए का, डिवाइडेड इनटू 20,000 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच, एंड द कंपनी इशूज द एंटायर अमाउंट ऑफ शेयर्स। यानी कि कंपनी क्या कर रही है, कंपनी 20,000 शेयर इशू कर रही है। ठीक, 10 रुपए का शेयर है, 12 रुपए में इशू कर रही है। पेबल है 5 विच इज 3 + 2 प्रीमियम, 4 अलॉटमेंट, 3 कॉल। 20,000 शेयर कंपनी इशू कर रही है। ऑल शेयर मनी इज रिसीव्ड इन फुल। कहता है सारे पैसे सभी शेयर पे आ गए, लेकिन एक्सेप्शन किस पे हुई है, अलॉटमेंट मनी ऑन 200 शेयर्स नहीं आई। इसका मतलब यहां पर 200 शेयर्स पे डिफॉल्ट हुआ है। एंड द कॉल मनी ऑन 500 शेयर्स इंक्लूडिंग द 200 शेयर्स ऑन विच अलॉटमेंट मनी हैज नॉट बीन पेड। और यहां पर 500 शेयर्स पे डिफॉल्ट हुआ है। अब ऑब्वियस सी बात है, अगर 200 शेयर ऐसे हैं जिन पे अलॉटमेंट का पैसा नहीं आया है, तो वो 200 तो आगे भी फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं दे रहे होंगे। तो फर्स्ट कॉल पे 500 शेयर्स का डिफॉल्ट हुआ है, विच मीन्स इसमें 200 शेयर्स तो वही हैं जिनकी अलॉटमेंट का डिफॉल्ट है, और 300 न्यू शेयर्स हैं। तो इसमें 2 कैटेगरी ऑफ शेयर्स हैं, एक 200 शेयर्स और एक 300 शेयर। 200 शेयर्स ने 2 जगह डिफॉल्ट किया है, एक अलॉटमेंट पे भी और एक फर्स्ट कॉल पे भी, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे भी। और 300 ऐसे शेयर है जिन्होंने केवल फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे डिफॉल्ट किया। तभी आपको फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे 500 शेयर्स का डिफॉल्ट दिख रहा है और अलॉटमेंट पे आपको 200 शेयर्स का डिफॉल्ट दिख रहा है। तो इस तरह से आपको पूरा डेटा समझ आ गया। फिर कहता है द अबव 500 शेयर्स वर ड्यूली फोरफीटेड। कहता है 500 के 500 शेयर आपने फोरफीट कर लिए। इसका मतलब आपने 200 शेयर्स भी फोरफीट किए जिन पे अलॉटमेंट प्लस कॉल का डिफॉल्ट है, और आपने 300 शेयर्स भी फोरफीट किए जिन पे केवल कॉल का डिफॉल्ट है। उसके बाद क्वेश्चन बोल रहा है 400 ऑफ दीज शेयर्स आर री इशूड एट 7 पर शेयर एज फुली पेड, एंड दीज 400 इंक्लूड द 200 शेयर्स ऑन विच अलॉटमेंट हैज नॉट बीन पेड। कहता है इसके बाद क्या किया आपने, इसके बाद आपने ये वाले तो सारे री इशू कर दिए, और इसमें से आपने 200 री इशू कर दिए। यानी कि ये वाले 200 प्लस 200 इज 400। क्या बोला क्वेश्चन ने, 400 शेयर्स वर री इशूड विच इंक्लूड्स द 200 शेयर्स ऑन विच अलॉटमेंट वाज नॉट रिसीव्ड। और ये 400 के 400 शेयर आपने री इशू करे, जिसको उसको बोला 7 रुपए दे दे, एंड हम मान लेंगे कि ये फुली पेड है। तो इसका मतलब 3 रुपए क्या ले रहे हो, मतलब क्या दे रहे हो उसको, वो है डिस्काउंट, है ना। आप 10 रुपए बोल के शेयर होल्डर से ले कितने रहे हो, 7 रुपए फुली पेड, तो 3 रुपए आप उसको डिस्काउंट छोड़ रहे हो। आई बात समझ में। क्वेश्चन ने पूछा है पास ऑल दी जर्नल एंट्रीज एंड शो दी बैलेंस इन दी बैलेंस शीट। अच्छा, मैंने आपको क्या बोला था, मैं सारी एंट्रीज इस सवाल में नहीं कराऊंगा, मैं सिर्फ फोकस कर रहा हूं इसमें फोरफीचर पे और बैलेंस शीट पे। अगर हम सीधा फोरफीचर करने आए तो हमारे को 2 फोरफीचर अलग अलग करने हमेशा। जब भी 2 कैटेगरी ऑफ शेयर्स पे डिफॉल्ट हो ना, यानी कि 200 पे अलॉटमेंट और कॉल का डिफॉल्ट है, 300 पे सिर्फ कॉल का डिफॉल्ट है, तो इन दोनों एंट्रीज को सेपरेट रखना फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग इट वेरी करेक्टली। हम पहले 200 शेयर्स को फोरफीट करते हैं, मेरे साथ साथ करना। एंट्री क्या बनेगी, शेयर कैपिटल डेबिट 200 मल्टीप्लाइड बाय, सारे पैसे मांग लिए ना आपने 10 रुपए, कैपिटल के तो आपने सारे पैसे मांग लिए। ये सवाल प्रीमियम का था, ये देखो यहां है प्रीमियम। क्या ये प्रीमियम आया था कि ये प्रीमियम पे डिफॉल्ट हो गया, क्या ये प्रीमियम रिसीव्ड है कि डिफॉल्ट है। एप्लीकेशन पे डिफॉल्ट होता नहीं है, प्रीमियम एप्लीकेशन की स्टेज का है, इसका मतलब प्रीमियम रिसीव्ड है। और अगर प्रीमियम आ गया तो कुछ नहीं करना, भूल जाओ। अब ये जो 10 रुपए हैं, इस 10 रुपए में से एक तो अलॉटमेंट में डिफॉल्ट है, कितने का, 200 शेयर्स पे 4 रुपए की अलॉटमेंट नहीं आई, और फर्स्ट एंड फाइनल कॉल भी तो नहीं आई 3 रुपए की। तो 10 रुपए मांगे, 7 रुपए नहीं आए, तो इसका मतलब
जो एप्लीकेशन के ये 3 रुपए आए थे ये फॉरफीट कर लिए। टू क्या लिखेंगे यहाँ पर, शेयर फॉरफीचर अकाउंट 200 इंटू 3 रुपीज़, यानी कि 600 रुपये आप फॉरफीट कर रहे हो। ये हो गई फॉरफीचर की एंट्री 200 शेयर्स की। सर 500 शेयर थे ना फॉरफीट करने वाले, तो इसका मतलब 300 शेयर और फॉरफीट हुए थे। बिल्कुल सही कह रहे हो, 300 शेयर और फॉरफीट हुए थे, उनकी भी एंट्री करते हैं। उसकी एंट्री बताओ। शेयर कैपिटल डेबिट 300 शेयर और सारे रुपए मांगे आपने। इसमें से सिर्फ फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे ही तो डिफॉल्ट हुआ था, और फाइनल कॉल है कितने की, 3 रुपए की। विच मीन्स बाकी के 7 रुपए आ चुके हैं, वो फॉरफीट कर लो 2100 रुपये। तो आपने 600 रुपये फॉरफीट किए 200 शेयर्स पे, 2100 रुपये फॉरफीट किए आपने 300 शेयर पे। सारा फॉरफीचर कंप्लीट हो गया। अब आपने क्या किया, आपने इसमें से सारे शेयर रीइशू कर दिए और इसमें से 200 शेयर रीइशू कर दिए। और रीइशू कितने में किए थे, 7 फुली पेड। तो करो रीइशू 400 शेयर। तो 400 शेयर अगर मैं रीइशू करूंगा तो रीइशू की एंट्री बताओ क्या बनेगी। रीइशू की एंट्री बनेगी बैंक अकाउंट डेबिट 400 इंटू 7, 3 रुपये सर जो हमने डिस्काउंट दिया उसका पैसा हमने फॉरफीचर से निकाला होगा, 2 शेयर कैपिटल, और हमने ये शेयर कर दिए 10 रुपये के फुली पेड। तो ये फॉरफीचर का पैसा हमने यूज कर लिया 1200 रुपये। हम यूज कर कितना सकते थे, ये वाले 600 के 600 रुपये हम सारे के सारे डिस्काउंट दे सकते थे, बिकॉज ये सारे शेयर रीइशू हो रहे हैं। लेकिन ये 2100 हम यूज नहीं कर सकते सारा। क्यों, क्योंकि ये 300 शेयर का है, इसमें से रीइशू तो केवल 200 शेयर हो रहे हैं। तो रीइशू जितने शेयर होते हैं उतने शेयर का पैसा ही आगे यूज कर सकते हो आप फॉर गिविंग डिस्काउंट ऑन रीइशू। तो विच मीन्स हम 7 रुपये 200 शेयर्स पे जो हैं 1400 बनते हैं, वो यूज कर सकते थे। तो 600 रुपये हम वो यूज कर सकते हैं ऊपर वाले शेयर के, 1400 यहां से यूज कर सकते थे। तो हम टोटल 2000 रुपये यूज कर सकते थे, ये यूजेबल थे। सर यूज कितने हुए, यूज हुए 1200 एज डिस्काउंट। तो इसका मतलब 800 रुपये हमारे बच गए, वो हमारा है प्रॉफिट। यही बात समझ में। सर प्रॉफिट की एंट्री मुझे आती है, तो बताओ। शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व, है ना, सिंपल। तो फॉरफीचर और रीइशू हमने पूरे क्वेश्चन के अंदर से निकाल के कर दिया। अब क्वेश्चन में एक हम एनालिसिस करेंगे, वो मेरे साथ साथ समझना पूरा एनालिसिस, ताकि हम बैलेंस शीट बना सकें। और बैलेंस शीट बनाने के लिए कोई आपको सारी जर्नल एंट्री नहीं चाहिए होती है, आप सिर्फ अपना एनालिसिस करो और आप सारा सवाल कर सकते हो। ये देखो 20,000 शेयर्स थे टोटल, इसमें से 500 शेयर्स फॉरफिट हुए थे ना, 200 प्लस 300। इसका मतलब बाकी के जो 19,500 शेयर्स थे ये तो ओके थे शेयर, इस पे तो कोई डिफॉल्ट नहीं था, ये फुली पेड थे, सारा ओके है ये। अब ये जो 500 शेयर फॉरफिट थे इसके दो टुकड़े हो गए, इसमें से 400 शेयर हो गए रीइशू और 1000 शेयर अभी भी फॉरफिटेड ही पड़े हैं, नॉट रीइशूड। अब ये जो 400 शेयर रीइशू हो गए ये कहाँ गए, रीइशू होके कहाँ जाता है शेयर, वापस नए शेयर होल्डर के पास चल जाता है। और जब आपने ये रीइशू किए थे ना, ये आपने फुली पेड रीइशू किए हैं, इसका मतलब ये शेयर भी वापस ओके कैटेगरी में ऐड हो जाएंगे। क्यों, क्योंकि ये शेयर भी तो बिल्कुल ठीक हो गए, ये शेयर भी तो ये देखो रीइशू की एंट्री में सही हो गए, 400 शेयर बिल्कुल सही हो गए, कैपिटल रिस्टोर हो गया इनका। तो 19,500 शेयर पहले से ही ठीक थे, 500 शेयर आपने फॉरफिट किए थे, उसके दो टुकड़े हो गए। 500 में से 100 शेयर अभी भी कंपनी के पास कैंसल्ड पड़े हैं, फॉरफिटेड पड़े हैं, जब्त पड़े हैं, और 400 शेयर रीइशू होके फिर किसी शेयर होल्डर के पास चले गए।
अब जिसके पास गए उसने थोड़े पैसे दिए, थोड़े हमने फोरफीचर से लिए और हमने अपना शेयर कैपिटल बराबर कर दिया, 10 रुपये पूरा कर दिया। इसका मतलब ये 400 शेयर भी री इशू होने के बाद सही हो गए। तो कितने शेयर हमारे ओके कैटेगरी के हैं? 19,900। तो अगर मैं बैलेंस शीट बनाऊंगा तो वो बैलेंस शीट का एक्सट्रैक्ट कैसा दिखेगा? हमें तो बैलेंस शीट बनानी है, तो हम लिखेंगे एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट, यानी कि बैलेंस शीट एक्सट्रैक्ट ऑफ, कौन सी कंपनी है ये, उसका नाम, कंपनी का नाम है जी मारुति एंड कंपनी लिमिटेड। और ये कौन सी साइड होती है? इक्विटी एंड लायबिलिटी साइड। इक्विटी एंड लायबिलिटी साइड में से सबसे पहले आता है शेयर होल्डर फंड। शेयर होल्डर फंड में सर दो पार्ट होते हैं, शेयर कैपिटल और रिजर्व्स एंड सरप्लस। सर एक काम करो, इसके बना दो नोट। बिल्कुल ठीक है, एक बन गया नोट 1, एक बन गया नोट 2। नोट 1 का आंसर नोट 1 देगा, नोट 2 का आंसर नोट 2 देगा। नोट 1 है शेयर कैपिटल का, तो हम लिखेंगे शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल में सबसे पहले क्या आता है? ऑथराइज्ड, इशूड, सब्सक्राइब्ड एंड पेड अप। उसके अंदर सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप, सब्सक्राइब्ड एंड पार्टली पेड अप। तो हमारे पास क्या ऑथराइज्ड कैपिटल है? ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल। क्या क्वेश्चन ने ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल दिया था? हाँ, ऑथराइज कैपिटल है 2 लाख रुपए का, 20,000 शेयर 10-10 रुपए वाले। तो हम लिखेंगे ऑथराइज शेयर कैपिटल के अंदर 20,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। कितना हो गया? 2 लाख। बस डिस्क्लोजर मात्र केवल है इसका, और कुछ नहीं करना है इसका आपने। इसके बाद अगला पार्ट होता है इशूड शेयर कैपिटल। क्या हमने सारा ही शेयर कैपिटल इशू कर दिए थे? बिल्कुल, हमने 20 के 20,000 शेयर इशू कर दिए थे। तो हम लिखेंगे 20,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच, यानी कि 2 लाख। ये भी डिस्क्लोजर मात्र है केवल। काम कहां से शुरू होता है? सब्सक्राइब्ड एंड पेड अप कैपिटल से। ये कैटेगरी हमको बना के दिखानी है और इसका आंसर ऊपर जाएगा बैलेंस शीट के नोट 1 में। ठीक है सर। सब्सक्राइब्ड एंड पेड अप। अब सब्सक्राइब्ड एंड पेड अप में आप पहले चेक करो आपके सही शेयर कितने हैं। 19,900 बिल्कुल सही शेयर है ये। तो आप लिखोगे 19,900 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच फुली पेड अप। बिल्कुल सही है ना ये? 19,900 शेयर हैं 10 रुपए के, तो 1 0 और लग जाएगा। इतने पैसे हमारे पास सारे शेयर से आए हैं। 100 शेयर जो रह गए उनका क्या हाल है? हमने बनाया ना यहाँ डिटेल। सर ये शेयर हैं फोरफीटेड शेयर, ये शेयर रीइशू नहीं हुए थे। अब देखो यहाँ पर नया काम, जब आपके शेयर फोरफीटेड स्टेज में होंगे तो कुछ पैसा फोरफीचर अकाउंट में पड़ा होगा। देखो आपने 300 शेयर का पैसा जब्त किया था, 2100 रुपये। 300 शेयर का 300 शेयर का पैसा 7 रुपये के हिसाब से आपने 2100 रुपये जब्त किया था। इसमें से आपने 200 शेयर्स का पैसा यूज करने के लिए बाहर निकाल दिया था। तो आपके पास 100 शेयर के 7 रुपये के हिसाब से 700 रुपये अभी भी फोरफीचर अकाउंट में पड़े हैं। आप फोरफीचर अकाउंट को चेक कर लेना। 700 रुपये अभी भी आपके फोरफीचर अकाउंट में पड़े हैं, वो यहां जाकर ऐड हो जाएंगे। यहां पर ऐड होते हैं वो शेयर फोरफीचर अकाउंट का पैसा। कितना है? 700। ठीक। और अगर कॉल्जिन एरिया होती, मतलब कि नॉट फुली पेड अप शेयर होते, तो उनकी कॉल्जिन एरिया माइनस होती है। वो भी सवाल आया नहीं है, तो हम आगे देखते हैं। तो ये बन गया टोटल 199,700। ठीक है। ये 199,700 कहाँ चला जाएगा? ऊपर बैलेंस शीट के नोट 1 में, जहां हमने लिखना है 199,700। ओके।
अब आते हैं रिजर्व्स एंड सरप्लस पे, नोट नंबर 2 पे। नोट नंबर 2, रिजर्व्स एंड सरप्लस। कितनी रिजर्व्स होती हैं? 2, सिक्योरिटी प्रीमियम और कैपिटल रिजर्व। इस क्वेश्चन में सिक्योरिटी प्रीमियम है, तो सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व, उसमें कितना पैसा है खुद चेक कर लो। सिक्योरिटी प्रीमियम का पैसा आया कितना था हमारे पास? हमारे पास सिक्योरिटी प्रीमियम था 2 रुपये पर शेयर, और सिक्योरिटी प्रीमियम है पहली स्टेज पे, और पहली स्टेज पे किसी भी शेयर होल्डर ने डिफॉल्ट नहीं किया था। इसका मतलब 20,000 शेयर हमने इशू किए थे और सभी ने अपना प्रीमियम दिया था, तो हमारे पास सिक्योरिटी प्रीमियम में कितना पैसा आया होगा? क्योंकि एक बार अगर सिक्योरिटी प्रीमियम में पैसा आ जाता है, वो किसी भी शेयर होल्डर को वापस नहीं जा सकता। तो हमारे पास 40,000 रुपये प्रीमियम का आया है, और वो हमारे पास पड़ा भी है। तो हमारे पास यहाँ पर आएगा 40,000। इसके बाद हमारे पास सेकंड है कैपिटल रिजर्व। कैपिटल रिजर्व में क्या है? जो शेयर हमने री इशू किए थे उसका प्रॉफिट 800 रुपये पड़ा है, तो टोटल कितना हो गया? 40,800। ये कहाँ जाएगा? नोट नंबर 2 में 40,800। तो टोटल कितना हो जाएगा? 199,700 प्लस 40, 240,500। ये हमारा आंसर होगा बैलेंस शीट एक्सट्रैक्ट का टोटल शेयर होल्डर फंड। ठीक है, तो हमारा आंसर सही है, कैपिटल रिजर्व एंड बैलेंस शीट का टोटल। बाकी अगर इस सवाल में आपसे कैश बुक मांग ले तो आप कैश बुक बना देना। इस सवाल में अगर आपसे सारी जर्नल एंट्रीज मांगे एप्लीकेशन से लेके एंड तक, जर्नल एंट्री आप बना सकते हो। तो मैंने आपको 4 फीचर, री इशू और बैलेंस शीट का जो काम है वो अलग से दिखा दिया। एक क्वेश्चन हम और कर सकते हैं ताकि आपको और क्लैरिटी आ सके। ये सवाल हमारा आखिरी सवाल है, और इस सवाल में भी हम वही काम करेंगे, सिर्फ एक 4 फीचर वाला और एक बैलेंस शीट वाला। अब इस डेटा को समझते हैं। सो XYZ लिमिटेड ने एप्लीकेशन मंगवाई हैं 2000 शेयर्स की। 10 रुपये का शेयर है, 4 रुपये के प्रीमियम में, और मज़े की बात यह है कि हर स्टेज पे प्रीमियम मांगा है। कमाल है। तो हम डेटा बनाने की कोशिश करते हैं। 2000 शेयर्स हैं, 10 का शेयर 14 में, पेबल इन पार्ट्स 6, 2, 3, 3, एंड हर पार्ट में एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल में हर में 1-1 रुपये का प्रीमियम है। तो इसका मतलब ये है 5+1, 1+1, 2+1 एंड 2+1। एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट, सेकंड एंड फाइनल कॉल, राइट। एप्लीकेशन आ गई 3000 शेयर्स की, एंड प्रो राटा अलॉटमेंट कर दिया आपने 2400 शेयर्स की। इसका मतलब क्या हुआ? 3000 शेयर लोगों ने अप्लाई किए, तो 3000 शेयर्स अगर लोगों ने अप्लाई किए तो उनको दिए तो होंगे 2000 ही। कैसे? ये अप्लाई हैं, ये अलॉट हैं, और ये हुआ कैसे होगा? कहता है 2400 शेयर को हमने 2000 शेयर दे दिए और बाकी 600 शेयर हमने रिजेक्ट कर दिए। ऐसे ही बोला ना। 3000 शेयर्स की एप्लीकेशन आई थी, प्रो राटा आपने अलॉट किया, लेकिन 2400 शेयर्स को, विच मीन्स 600 शेयर्स आपने रिजेक्ट करके पैसा वापस कर दिया। और इन जो 2400 शेयर में 400 शेयर के एक्स्ट्रा पैसे हैं, इट वाज डिसाइडेड टू यूटिलाइज द एक्सेस एप्लीकेशन टुवर्ड्स द अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट। जो एक्स्ट्रा पैसा है वो अलॉटमेंट में ट्रांसफर आपने कर लिया होगा। यहां तक कहानी बिल्कुल सही है। क्वेश्चन आगे कहता है, एक है X to whom 40 shares were allotted, failed to pay allotment, and on his subsequent failure to pay his first call, the shares were forfeited. तो एक X है जिसने यहां पर डिफॉल्ट किया है। कितने शेयर्स पे? 40 शेयर्स पे। और फिर उसने यहां पर भी डिफॉल्ट किया 40 शेयर्स पे, है ना। अलॉटमेंट नहीं दी और फर्स्ट कॉल के पैसे भी नहीं दिए, और हमने उसके शेयर जब्त कर लिए। ठीक है। ऐसे ही एक बात हो रही है Y की। Y who applied for 72 shares failed to pay the 2 calls. Y ने क्या किया? Y ने भी डिफॉल्ट किया। Y का डिफॉल्ट हम यहाँ लिखते हैं। Y ने भी यहाँ डिफॉल्ट किया,
और यहाँ भी डिफ़ॉल्ट किया, तो इसमें y है जो 2 जगह डिफ़ॉल्ट कर रहा है, फर्स्ट कॉल एंड फाइनल कॉल। लेकिन y के शेयर कितने हैं? y ने तो अप्लाई किए हैं 72। यहाँ पर वर्ड देखो क्या लिखा है, ही अप्लाइड फॉर 72 शेयर्स। इसका मतलब हमारे को y के अलॉटेड शेयर्स निकालने पड़ेंगे, और अलॉटेड शेयर्स निकालने के लिए हम यूज़ करते हैं अपनी अप्लाइड टू अलॉटेड की रेशो, विच इज़ दिस। क्या रेशो आ रही है ये? 6:5 की। इसका मतलब जिसने 6 शेयर मांगे उसको 5 मिले, तो जिसने 72 मांगे उसको 60 मिले। निकाल लोगे ना? 72 डिवाइड बाय 6 इंटू 5, तो कितना आएगा? 72 डिवाइड बाय 6 हो गया आपका 12, 12 इंटू 5 हो गया 60 शेयर। तो x ने 40 शेयर पे डिफॉल्ट किया, y ने 60 शेयर पे डिफॉल्ट किया। इसको ठीक करके यहाँ ऐसे लिख लेते हैं सेम तरीके से। तो x 2 जगह डिफॉल्ट कर रहा है, अलॉटमेंट कॉल, y 2 जगह डिफॉल्ट कर रहा है, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, एंड उनके शेयर्स भी फोरफिट कर लिए गए। एक काम करते हैं, हम तो पहले फोरफीचर की एंट्री डालने की कोशिश करते हैं। चलो पहले x की बारी, सिर्फ x पे कॉन्सेंट्रेट करेंगे, बाद में y पे करेंगे। x की बारी, x के पास कितने शेयर हैं? 40 शेयर अलॉट हुए ना। अप्लाई कितने किए थे? निकालने पड़ेंगे ना। क्यों निकालने पड़ेंगे सर? प्रोराटा है, इसका मतलब एक्स्ट्रा पैसा तो जरूर आया होगा। तो जब भी प्रोराटा है आपके पास अप्लाइड और अलॉटेड दोनों शेयर होने चाहिए। अगर इसने 40 शेयर अलॉट इसको मिले हैं तो इसने अप्लाई किए थे 48 शेयर्स। कैसे? ये रेशो इस्तेमाल करो 6:5, तो 40 डिवाइड बाय 5 इंटू 6 करोगे तो अप्लाइड शेयर आ जाएगा। इसका मतलब इसके एक्स्ट्रा कितने थे पैसे? एक्स्ट्रा 8 शेयर इंटू हर शेयर पे 6 रुपये, सो इसके 48 रुपीज़ एक्स्ट्रा थे हमारे पास। ये एक्स्ट्रा पैसे हमने कहाँ यूज़ किए होंगे? अलॉटमेंट में, और अलॉटमेंट में इसने डिफ़ॉल्ट कर दिया। अब चेक करो अलॉटमेंट थी कितने की? अलॉटमेंट ड्यू ऑन 40 शेयर्स। हमने इसको 40 शेयर दिए, तो इसका मतलब 40 इंटू 2 रुपये मांगे, 80 रुपये। यहीं पर सबसे बड़ा खेल है, हम इससे मांग रहे हैं 80 रुपये, लेकिन आप ध्यान से देखो 1 + 1 है ये, विच मीन्स 80 में 40 कैपिटल के पैसे मांगे जा रहे हैं और 40 सिक्योरिटी प्रीमियम के पैसे मांगे जा रहे हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट नया केस है यहाँ पर। हम अलॉटमेंट 40 शेयर्स पे मांग रहे हैं, 2 रुपये की अलॉटमेंट मांग रहे हैं, लेकिन वो जो 2 रुपये है ना, उसमें एक पार्ट है, 1 रुपया है शेयर कैपिटल का और 1 रुपया है प्रीमियम का। तो हमने 80 रुपीज़ के 2 टुकड़े कर दिए, 40 कैपिटल, 40 SPR। एक्स्ट्रा पैसे कितने आए थे? एक्स्ट्रा पैसे थे 48। सबसे पहले जो एक्स्ट्रा पैसे होते हैं वो कहाँ यूटिलाइज किए जाते हैं? कैपिटल में। इसका मतलब ये जो 48 हैं, इसमें से 40 कैपिटल के आ चुके हैं और इसमें से 8 रुपये यहां पर भी आ चुके हैं। तो इसका मतलब इसकी अलॉटमेंट पे डिफॉल्ट कितना हुआ? इसकी अलॉटमेंट में डिफॉल्ट हुआ केवल 32 रुपीज़ का, और वो 32 रुपीज़ सिक्योरिटी प्रीमियम का डिफॉल्ट है। कैपिटल आ चुका है। आई बात समझ में? तो हम अपनी एंट्री पास करते हैं। अब जरा ध्यान से एंट्री पास करना। शेयर कैपिटल डेबिट, 40 शेयर आप फोरफिट कर रहे हो, इनटू आपने इससे अभी तक पैसे कितने मांगे हैं? आपने इससे 5 रुपये एप्लीकेशन के मांगे। मैं सिर्फ कैपिटल देख रहा हूँ ध्यान से। 5 रुपये आपने ये वाले मांगे, 1 आपने ये मांगा, 2 आपने ये मांगा, तो 5 + 1 6, 6 + 2 8 रुपये मांगे हैं। प्रीमियम है हर स्टेज पे। पहली स्टेज वाला प्रीमियम आ चुका होगा, क्योंकि एप्लीकेशन का प्रीमियम कभी भी डिफॉल्ट नहीं होता। तो 1 रुपये प्रीमियम भूल जाओ जो आ चुका है। ये जो लास्ट वाला प्रीमियम है, ये वाला 1 रुपये का प्रीमियम, फर्स्ट कॉल वाला, ये तो आया ही नहीं ना, क्योंकि इसने अलॉटमेंट भी नहीं दी और कॉल भी नहीं दी। तो 1 रुपये का प्रीमियम तो ये नहीं आया 40 शेयर पे, विच मीन्स सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व को आप डेबिट करोगे। देखो 40 पे 1 रुपये तो फर्स्ट कॉल का नहीं आया, प्रीमियम पोर्शन, प्लस ये 32 का डिफॉल्ट निकाला ना अभी आपने अलॉटमेंट का, ये सिर्फ किस चीज़ का है? प्रीमियम का। इसका मतलब 72 रुपीज़ का प्रीमियम नहीं आया, 320 का कैपिटल डेबिट, 72 का SPR डेबिट। 2 शेयर अलॉटमेंट, 2 शेयर फर्स्ट कॉल।
जितना जितना डिफ़ॉल्ट था। अलॉटमेंट में डिफ़ॉल्ट था ही कितना? अलॉटमेंट में डिफ़ॉल्ट था सर 32 रुपीज़ का, और वो पूरा का पूरा प्रीमियम था। तो 32 से अलॉटमेंट ओपन है, हमने अलॉटमेंट यहाँ पे क्लोज कर दी। फर्स्ट कॉल कितने शेयर पे थी? 40 शेयर पे, और फर्स्ट कॉल है कितने की? 3 रुपए की इंक्लूडिंग प्रीमियम। तो इसका मतलब 40 इंटू 3, 120 रुपये इसके फर्स्ट कॉल के नहीं आए। तो आए क्या थे फिर इसके? 2 शेयर 4 फीचर। इसके पैसे आए कितने थे? टोटल करके माइनस कर लो, नहीं तो अभी दूसरी तरीके से निकाल के दिखाते हैं। 320 प्लस 72 माइनस 32 माइनस 120। इसके 240 रुपीज़ आए थे जो हम जब्त कर रहे हैं। सर 240 आए थे कैसे, बताओ ज़रा। एक्स ने हमें सिर्फ एप्लीकेशन भेजी है, इसने कुछ भी नहीं भेजा, और एप्लीकेशन हमेशा अप्लाइड शेयर्स पे आती है। तो इसका मतलब 48 इंटू एप्लीकेशन अप्लाइड कितनी थी? 6 रुपये। इतने रुपए बने, कितने होते हैं ये? 48 इंटू 6, 240, 288। ये इसने रुपए हमें भेजे थे, लेकिन ये सारे के सारे कैपिटल के नहीं है, इसमें प्रीमियम भी है। प्रीमियम को बाहर निकालो, क्योंकि प्रीमियम जब आ जाता है उसको इग्नोर करना पड़ता है। पहली स्टेज का प्रीमियम ये वाला 1 रुपया बाहर निकाल दो, 40 शेयर्स का 1 रुपये। उसके बाद अगली स्टेज के ऊपर का 1 रुपये का प्रीमियम बनता था 40। ये देखो यहाँ पर 1 रुपये का प्रीमियम बनता था 40, जिसमें से 8 रुपये पहले से आ गए थे। तो 8 रुपये ये भी आ चुके हैं, ये भी बाहर निकाल दो। तो 288 में से 48 तो प्रीमियम ही है, तो 240 ही तो केवल 4 फीट करोगे, तभी हमने 240 लिखा है यहाँ पर 4 फीट। ये हो गई एक्स की बात खत्म। अब चलते हैं वाई के ऊपर। वाई का केस बहुत सिंपल है, क्योंकि वाई ने अलॉटमेंट में डिफॉल्ट नहीं किया, तो आपको चेक नहीं करना पड़ेगा कि इसके एक्स्ट्रा कितने आए थे, क्योंकि जो भी एक्स्ट्रा आए थे वो अलॉटमेंट की स्टेज में यूज हो गए, और जो कम रह गए थे अलॉटमेंट में वो वाई ने दे दिए। तो अलॉटमेंट स्टेज पूरी पूरी कंप्लीट हो चुकी है, अलॉटमेंट में डिफॉल्ट नहीं है। केवल डिफॉल्ट कहाँ है? डिफॉल्ट है 60 शेयर्स पे 3 रुपये का और 3 रुपये का। तो इसका मतलब शेयर कैपिटल डेबिट 60 इंटू 10, हम सारे पैसे मांग चुके हैं। जो 1 रुपये एप्लीकेशन का प्रीमियम है वो आ चुका है, डिफॉल्ट नहीं है। जो अलॉटमेंट में 1 रुपये का प्रीमियम है वो भी आ चुका है, डिफॉल्ट नहीं है। डिफॉल्ट कौन से प्रीमियम का हुआ होगा? लास्ट के 2 रुपये का। वो प्रीमियम नहीं आया, और जब प्रीमियम नहीं आया तो प्रीमियम डेबिट करना पड़ता है, SPR डेबिट। 60 इंटू 2 रुपये का प्रीमियम नहीं आया। अब बड़ा सिंपल, 2 शेयर फर्स्ट कॉल, 2 शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल। 60 इंटू 3, 3, ये कितना हो गया? 600, 120, 180, 180। 4 फीट कितना करोगे? 2 शेयर 4 फीचर। 4 फीचर करेंगे हम शुरुआत वाले पैसे, एप्लीकेशन का कैपिटल 5 रुपये और अलॉटमेंट का कैपिटल 1 रुपये, यानी कि 6 रुपये हम 4 फीट करेंगे। 60 इंटू 6, 360 रुपये। ये हो गए 12 रुपये 60 पे, ये भी हो गए 12 रुपये। बिल्कुल ठीक है, तो ये हो गया 360 4 फीचर। अब 4 फीचर ध्यान से देखो कितना हो गया। एक्स के 40 शेयर्स पे 244 फीट हो रखा है, शेयर 4 फीचर अकाउंट। वाई के 60 शेयर्स पे 360 हो रखा है 4 फीचर। तो 4 फीचर टोटल है 600 रुपये का। अब हम पढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन कहता है ऑफ द forfeited शेयर्स 80 शेयर्स वर सोल्ड टू जेड एज फुली पेड अप। हमारे पास forfeited है 100 शेयर, 40 प्लस 60, 100 शेयर। लेकिन इस 100 शेयर में से 80 शेयर ही हम केवल री इशू कर रहे हैं। किसको कर रहे हैं? जेड को। और क्या बोल रहे हैं? फुली पेड, लेकिन 9 रुपये दे दे। इसका मतलब 1 रुपये हम उसको डिस्काउंट दे रहे हैं। एंड होल ऑफ वाई शेयर बीइंग इंक्लूडेड। क्या बोल रहे हैं? कि ये जो वाई के शेयर हैं ये सारे के सारे जेड को री इशू कर दिए 60 शेयर्स, और इसमें से 20 शेयर री इशू कर दिए। तो टोटल 80 शेयर्स हो गए। कितने? 9 for 10, 9 for 10, 1 रुपये का डिस्काउंट। तो री इशू की एंट्री तो हमें आती है। बैंक डेबिट 80 इंटू 9 आएंगे, शेयर 4 फीचर में से आप 1 रुपया निकाल लोगे, और आप शेयर कैपिटल को फुली पे 10 रुपये से कर दोगे। आपने 1 रुपया यूज़ कर लिया 4 फीचर का। अब आप चेक करो यूज़ कर कितने सकते थे। आप ये वाले 360 पूरे पूरे यूज़ कर सकते थे,
क्यों? क्योंकि ये सारे शेयर री इशू हो रहे हैं। लेकिन आप ये सारे नहीं कर रहे ना री इशू, तो आप सारा पैसा यूज़ भी नहीं कर सकते। 40 में से 20 ही केवल री इशू हो रहे हैं, तो आधा पैसा ही यूज़ कर सकते हो आप। 120 रुपये यूजेबल हैं, तो टोटल यूजेबल पैसे थे 480। ये पैसे मैं यूज़ करके डिस्काउंट दे सकता था जेड को। मैंने डिस्काउंट दिया ही कितना उसको? 80 का। इसका मतलब 400 रुपये का क्या हो गया? कैपिटल रिजर्व। तो एंट्री क्या बनेगी? शेयर फॉर फीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। ओके। फॉर फीचर में पैसा कितना बचा रहेगा? फॉर फीचर में पैसा बचा रहेगा 120 रुपये। कौन से शेयर पे? जो 20 शेयर अभी रीइशू नहीं हुए। ओके हो गया यहाँ तक। अब आते हैं हम बैलेंस शीट के एस्पेक्ट के ऊपर। बैलेंस शीट के बनाने के लिए हम पूरी स्टेज को फिर से समझते हैं। 2000 शेयर हमने इशू करने थे, इशू कर दिए थे, प्रोराटा हो चाहे जैसे मर्जी हो, 2000 शेयर ही इशू हुए ना शेयर होल्डर को, ठीक है। इसमें से 2 लोगों के शेयर कैंसिल हो गए थे। किसके? एक्स के और वाई के। टोटल कितने शेयर आपने कैंसिल कर दिए थे? 100 शेयर। इसका मतलब 1900 शेयर तो ओके थे, ये शेयर फोरफीटेड थे। यहाँ तक तो आपको समझ आ गई है बात। फिर इन 100 शेयर में से, फोरफीटेड शेयर में से 80 शेयर रीइशू हो गए थे, फुली पे हो गए। इसका मतलब 80 शेयर वापस ओके हो गए, है ना। फिर से शेयर होल्डर के पास चले गए, तो 1980 शेयर्स बिल्कुल फुली पेड है, बिल्कुल ओके हैं। और जो 20 शेयर हैं वो अभी भी फोरफीटेड स्टेज में ही हैं। तो बड़ा सिंपल है, आप तो शेयर कैपिटल बनाना। अब आप बनाओगे, सबसे पहले हम नोट बनाते हैं, नोट 1, बाद में हम बैलेंस शीट बना लेंगे। शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल का नोट कैसा दिखेगा? शेयर कैपिटल का नोट दिखेगा सबसे पहले ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल। क्वेश्चन में ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल की डिटेल है कि नहीं है? देखो नहीं है तो छोड़ दो। जब आपको ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल पता नहीं है, आइडेंटिफाई नहीं हो रहा है, तो आप इसको डैश लिख दो, पता नहीं। इशूड कितना है? 2000 शेयर, तो हम लिखेंगे 2000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच, 20,000। ये हमने इशू किया। लोगों ने इतने ही शेयर सब्सक्राइब कर लिए, तो अगली स्टेज आ गई सब्सक्राइब्ड एंड पेड अप शेयर कैपिटल। सब्सक्राइब्ड एंड पेड अप में ओके शेयर्स कितने हैं? सर ओके शेयर अभी हमने बनाए थे 1980 शेयर। ये शेयर बिल्कुल ओके की स्टेज में है, तो हाँ लिखो 1980 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच, 19,800। क्या फोर फीचर में पैसा बचा हुआ है? हाँ सर, ये 1980 का हिसाब हुआ ना। 20 शेयर्स कहाँ हैं? 20 शेयर सर अभी भी फोरफीटेड हैं, तो इसका फोर फीचर का पैसा बचा हुआ है। मेरे को पता है फोर फीचर का पैसा 120 रुपये बचा हुआ है, तो वो हम यहाँ पर ऐड कर देंगे। शेयर फोर फीचर 120 खत्म। ये कितना हो जाएगा? 19920। ये आ गया आपका शेयर कैपिटल 19920। फिर होता है नोट नंबर 2। सर कौन सा होता है नोट नंबर 2? रिजर्व्स एंड सरप्लस। रिजर्व्स एंड सरप्लस में एक होती है कैपिटल रिजर्व। सबसे सिंपल, आपने लास्ट एंट्री जो करी है कैपिटल रिजर्व की, कितनी करी है? 400, वो डाल दो। और दूसरी होती है सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व का हिसाब बनाना पड़ेगा। देखो कैसे बनाएंगे इसका, यहीं से बनाएंगे। 1900 शेयर्स बिल्कुल ओके थे ना, ये वाले 1900 शेयर्स बिल्कुल ओके थे। इसका मतलब 1900 पे तो 4 रुपये का प्रीमियम आ ही गया, क्योंकि प्रीमियम कितने का था? 4 रुपये का। हर स्टेज पे था एक 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 एक। 1900 शेयर्स ओके हैं, तो इनका 4 रुपये तो आ गया होगा, तो 1900 इंटू 4, 7600 रुपीज़ तो प्रीमियम का रिसीव हुआ ही था। प्लस अब चेक करो एक्स के शेयर, और फिर चेक करना वाई के शेयर। एक्स के पास कितने शेयर थे? 40 शेयर। एक्स ने कितने शेयर्स पे, 40 शेयर पे कितना प्रीमियम दे दिया था? क्योंकि जो प्रीमियम उसने दे दिया ना, वो तो हमारे पास आ गया होगा।
वही हमारे सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व का पार्ट बनेगा। 40 शेयर पे ना उसने कौन सा प्रीमियम दिया था? 40 शेयर पे उसने ये वाला प्रीमियम दे दिया था, फर्स्ट स्टेज का एप्लीकेशन का 40 रुपये आ चुका था, और उसने यहाँ पर 8 रुपये दे दिए थे। ये देखो हमने डिटेल बना रखी थी। सिक्योरिटी प्रीमियम हमारे पास 40 + 8 आ चुका था एक्स का। इसका मतलब एक्स के सिक्योरिटी प्रीमियम की डिटेल हम बना रहे हैं। कहाँ बना रहे हैं? यहाँ पर एक्स के 48 रुपीज़ प्रीमियम के रिसीव्ड है। 40 शेयर पे पहली स्टेज का पैसा पूरा आया हुआ है, और जो 48 रुपीज़ एक्स्ट्रा आ गए थे ना, उसमें से 40 शेयर कैपिटल में चला गया था, 8 रुपये प्रीमियम में आ गया था, तो वो प्रीमियम 8 रुपये। तो ये 40 + 8 है 48। वाई ने 2 स्टेजेस पूरी दी थी, एप्लीकेशन और अलॉटमेंट। उसने फर्स्ट और सेकंड कॉल पे डिफॉल्ट किया था। इसका मतलब फर्स्ट और सेकंड कॉल वाले 1-1 रुपये का प्रीमियम नहीं आया, पहला एप्लीकेशन और अलॉटमेंट का पैसा प्रीमियम का आया है। ऑन हिज 60 शेयर्स उसने 2 रुपये का प्रीमियम दिया होगा, 120 रुपये का प्रीमियम। टोटल कितना हो गया? 7600 + 48 + 120, टोटल प्रीमियम हो गया 7768। 7768, तो ये लिख देंगे हम यहाँ पर। टोटल हो गया 8168। लो जी, अब हम बना देंगे बैलेंस शीट अपनी। बैलेंस शीट तो हमें बनानी आती है, तो हम लिखेंगे एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट, इक्विटी एंड लायबिलिटी। इसमें फर्स्ट शेयर होल्डर्स फंड, उसके अंदर शेयर कैपिटल, और बी में रिजर्व्स एंड सरप्लस। नोट नंबर हमने दे रखे हैं, तो हम ये लिखेंगे यहाँ पर नोट नंबर। इसका नोट नंबर 1 है, इसका नोट नंबर 2 है। नोट नंबर 2 का आंसर है 8168, अभी निकाला, ये रहा, यहाँ डाल देंगे। नोट नंबर 1 का आंसर है 19920, वो यहाँ डाल देंगे। टोटल करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 28088। ये हमारी है बैलेंस शीट का एक्सट्रैक्ट, बैलेंस शीट का टोटल। देखो है सही, 28088, और 400 रुपये की हमारी कैपिटल रिजर्व थी। कैपिटल रिजर्व 400 की थी, ठीक है, 28088। तो आपको पूरा का पूरा चैप्टर शेयर कैपिटल प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने आपको करवा दिया है, जिसमें हमने इशू भी करा, हमने फॉरफीचर भी, रीइशू भी सीखा, हमने कैश बुक बनानी भी सीख ली, और आज हमने अपनी बैलेंस शीट का एक्सट्रैक्ट बनाना भी सीख लिया। बैलेंस शीट एक्सट्रैक्ट की आप ऐसे ही प्रैक्टिस करोगे अगर आप, तो आप और थोड़ा अच्छे तरीके से इसको समझ पाओगे। मेरे पास टाइम की कमी होती है, इसलिए मैं आपको जितना मेनली रिवाइज करा सकता हूँ, और मैंने अपनी पूरी कोशिश की सारा कुछ रिवाइज कराने की। फिर भी अगर कुछ कमी रह गई है तो आप मुझे इस वीडियो के कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख के बता देना कि सर हमारे को ये टॉपिक के अंदर ये वाला क्वेश्चन ऐसे करा के दो। मैं पक्का कोशिश करूँगा आपकी मदद करने के लिए, ठीक है। तो इसी वन शॉट सीरीज रिविजन के अंदर आप मेरे साथ बने रहें। आने वाली अगली क्लासेस के अंदर, आने वाली अगली वीडियोस के अंदर मैं और जो बचा हुआ आपका पार्ट है मेनली पार्टनरशिप, हम उसकी चर्चा भी करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए बाय।